यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज क्या महा मैराथन कहें इसको, है ना। हम मैराथन शब्द ही यूज़ करते आए हैं, तो ये फर्स्ट टाइम है जब हम इसको महा मैराथन कह रहे हैं, है ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं ना जो वीडियोस क्लिप कट कट करके डाल देते हैं, तो हम उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। बट इसके पीछे एक रीज़न भी है कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैराथन में क्या होता है कई बार कि थोड़ा सा शॉर्ट वे में या पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हम जल्दी निकल जाते हैं कुछ चीज़ों पे। तो अभी जो सीटेट का पैटर्न है वो इस तरह का नहीं है कि आप जल्दी में पढ़ लें कुछ भी। अगर आपने जल्दी में पढ़ा भी होगा, सिलेबस कंप्लीट भी किया होगा, नंबर फिर भी मुश्किल से आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बनाई है इन्होंने। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं कि उसमें आपकी पेयरिंग है कि 2 सही हैं 3 सही हैं, जितने भी मुश्किल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, लैंग्वेज को थोड़ा घुमाया है। ऑफलाइन पेपर में और ऑनलाइन में बस इतना ही अंतर है कि लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। तो उस केस में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर नहीं होंगे, आपने पढ़ा कितनी बार है ये ज़्यादा मैटर करेगा कि आपने कितना पढ़ा है, उससे ज़्यादा। तो कोशिश रहेगी कि हम काम की चीज़ें कर पाएं और उनको कॉन्सेप्चुअल वे में पेपर में किस तरह से चेंज होकर के पूछी गई हैं। एक और इसका रीज़न है, ये सेशन में बाद में लेने वाली थी, उसका एक रीज़न ये भी है कि अभी वेस्ट बंगाल टेट भी है, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा जो लोग केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो देश भर में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि आप ये सेशन ना देखें उसके लिए, क्योंकि आपको इतना तो एटलीस्ट पढ़ना ही होता है, उसके ऊपर है फिर जो भी है। ठीक, तो अगर आप इतना एक बेस बना लेते हैं, एक अच्छे से बेस भी ऐसा है वो कि आपको अगर 100 नंबर का कहीं पेपर आ रहा है तो 40-50 नंबर आप इस बेस से ले आएंगे। अगर सीटेट की बात कर रहे हैं तो इसके बाहर पेपर बहुत ही मुश्किल होता है जाना, पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही है। ये सेशंस जो हैं, आज का जो सेशन रहेगा, मैंने सोचा है कि आप 8-8 घंटे की मैराथन, 3-3 घंटे की मैराथन, तो ये महा मैराथन टाइम के हिसाब से नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से है। इसको 3 दिन में मैंने डिवाइड किया सिलेबस को, क्योंकि एनईपी वगैरह आने के बाद थोड़ा सा सिलेबस भी लेंथी हुआ है, मेटाकॉग्निशन और भी कुछ चीज़ें नहीं पूछी गई। तो मैंने सोचा है कि 3 दिन में पढ़ेंगे इसको। सीडीपी कंप्लीट जो है उसको 3 दिन में पढ़ेंगे, और वो सिर्फ 30 नंबर की नहीं रहेगी। अगर आपको सीडीपी में 30 नंबर लाने तो 20 तो आज ही आ जाएंगे। आज वाला जो सेशन है वो 20 मार्क्स एटलीस्ट कवर करेगा, है ना। लेकिन उसके अलावा जो पेडागोजी है अदर सब्जेक्ट की, वहां भी वो चीजें आपको हेल्प करें। ईवीएस में भी पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाएंगे, इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम पढ़ें कि एक इंक्लूसिव हो जाए, वो जो हमारी स्टडी है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक कंप्लीट वे में हमें समझ में आ जाए, हमारी समझ बढ़िया हो जाए। फिर उसके बाद तो आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो एक तो पेन पेपर आप लेकर के बैठे ना बैठें, दिमाग अपना साथ लेकर के बैठें, पूरी एनर्जी के साथ बैठें, और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली जिनके पास संसाधनों की कमी हो। मतलब फ़ोन तो हो, लेकिन दूर दराज किसी इलाके में आपका कोई भी दोस्त है आसपास, जितने भी लोग हैं, कि एक बार ये सेशन शांति से बैठ के समझना है, चाहे जितनी भी देर का हो। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा इसमें, बट मेरी कोशिश रहेगी लेस देन 3 आवर्स रखें, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपकी अटेंशन बचती नहीं है। मैं अगर यहाँ 10 घंटे, क्योंकि मैंने ये इतनी बार पिछले 6 सालों में डिस्कशन किए हैं, रोज़ क्लासेस होती हैं, तो टीचर्स तो बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं 8 घंटे भी, बट उसका पॉइंट नहीं है अगर वो दिमाग में रुक ही ना पाए। और जल्दी है नहीं, क्योंकि अब एग्जाम में समय है। ठीक, और एग्जाम टाइम पे ऑफलाइन क्लास होगी, उसमें मैं 1 शॉट में करा दूंगी एक बार, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। जो लोग केवीएस की अगेन तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर देखिएगा सेशन को, क्योंकि अगेन ये टॉपिक्स थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे। आज हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर कल भी सेशन होगा, परसों भी सेशन होगा। तो नेक्स्ट ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में एक सेशन में काम चल जाएगा, सीडीपी में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ आप शॉर्टकट से चलेंगे तो फिर लड़खड़ा जाएंगे। अदरवाइज तो कितनी किताबें, कितने टीचर्स, क्या क्या आपने पढ़ा नहीं होगा। मैं मान के चल रही हूँ सब पढ़ लिया होगा आपने। फिर भी एक बार सेशन अच्छे से बैठ करके दिमाग में जाने दीजिए चीज़ें। एक और चीज़, इसके साथ साथ आप कोई फ्री पीडीएफ है नोट्स की, इसको एक बार जिनके पास है वो निकाल के रख लीजिएगा। साथ में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताते हुए चलूँ वो आप नोट डाउन करते रहिएगा। और जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम से जाकर के, ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ है 47 पेजेस की। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की 20-20, 25-25 पेजेस में सारा कुछ बताया हुआ है। तो एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस कोर्स से पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा, किस किताब से पढ़ा, आप कहाँ रहते हैं, ये एकदम फ्री है। इसको प्रिंट आउट निकालो और बैठ के पढ़ लो, 30 में से 30 आराम से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की कहानी। आप लोग एकदम तैयार हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा मान करके चलूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और केवीएस के बैच को लेकर के, क्योंकि अब फाइनल सिलेबस वगैरह आपके पास आ चुका है, तो ये केवीएस का एक बैच है जो करियरविल ऐप पर आया है। जो पीआरटी की फीस है वो है 1500 अभी अगले 15 तारीख तक, उसके बाद वो 2000 हो जाएगी। और जो आपका टीजीटी की फी है, टीजीटी छोड़ दीजिए, जो जनरल पेपर है पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए, वो है 1500 की फी। उस पर भी 500, मतलब दोनों पे ऑफ है। तो ये कहानी है जिनको बैच के बारे में जानना था। और ये बैच शुरू होगा 12 दिसंबर से। आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए 3 दिसंबर से।
और एक पेडागोजी को लेकर के भी डिमांड है। कल से कई सारे मेल आए हैं कि जिनको सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है केवीएस की, वो लोग क्या करेंगे, वो कल से एक बैच पेडागोजी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो जिनको सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है, क्योंकि 60 नंबर की पेडागोजी पीआरटी में है, 40 नंबर की पेडागोजी टीजीटी और पीजीटी में है, और सब कुछ ही आपको पढ़ना है लगभग, तो उस बैच में वो लोग एनरोल कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस बात पे। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो लोग तैयारी कर रहे हो केवीएस की उन तक आप पहुंचा दीजिएगा, या आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत बढ़िया, मैं इसलिए भी शुरुआत में बातें कर रही हूँ कि आप लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो शांति से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर देते हैं, बट फिर भी रिमाइंड कराना अच्छी बात है। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ्स और जितने भी, प्लीज़ इस बैच के लिए, नोट्स के लिए किसी को भी कहीं भी गलत जगह पे मत कर दीजिएगा। बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज बने हुए हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कॉपीड चीज़ें बेच देते हैं, फिर वो चलते नहीं है कोर्सेज वगैरह, तो उनसे बचिएगा प्लीज़, है ना। या तो करियर विल ऐप पर मिलेंगे अगर कोर्स हैं तो, अदरवाइज तो लेट्स लर्न पे और टेलीग्राम पे फ्री मिलती हैं चीज़ें आपको। ये फ्री नोट्स आप ले लेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यानी हम इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट कवर करेंगे इन सेशंस में, आज जो सेशन है, और पेडागोजी कैसे काम करती है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको पढ़ना, ये पिछले 5वां साल है जब मैं मैराथन सेशन ले रही हूँ। 5 साल से मैराथन सेशन चलते हैं एग्जाम टाइम पे, तो ये जरूरी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ें, क्योंकि मैंने टॉपिक्स को डिजाइन भी वैसे ही किया है कि एकदम जिससे आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएं, आप रिलेट कर पाए, वो बेस बन पाए। अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं पता, आप इंटेलिजेंस मत पढ़िए, उससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लीजिए। उससे पहले आपको अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कि आप समझ पा रहे हैं कि कहानी चल क्या रही है। जो एक बिल्कुल नया व्यक्ति है जिसने आज से पहले कोई पढ़ाई नहीं की, वो भी ये सेशंस देखे तो एकदम समझ में आएगा, ठीक। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कम से कम 5 नंबर सीडीपी के पार्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आते हैं, और इसी के आधार पर फिर आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड डेवलपमेंट, सारी चीजें बनी हुई है। तो स्टार्ट करें, आ गए हैं अब आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अगर सेशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, इंटरनेट की हमारे यहाँ थोड़ी सी समस्या चल रही है कुछ दिनों से। समझते हैं कहानी क्या रहेगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको सिर्फ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह लीजिएगा। जो सब पीछे लिखा है ये सहायक सामग्री है, मुख्य बात वो है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको। ये सिर्फ एक, ठीक है, आपके लिए देखने के लिए है ना। चलिए समझते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बफरिंग नहीं यार, यहाँ से एकदम ओके हैं चीज़ें। चलिए लाइक शेयर करिए और उत्साह के साथ पढ़िए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम टाइम पे वैसे भी कंसंट्रेशन हाई होता है, देखिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, ये पहला टॉपिक है किसी भी एग्जाम में जब आप पेडागोजी पढ़ने जाते हैं तो। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, भाई ये हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। या मैं इन शॉर्ट कहूं तो हम कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, यानी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, जो कि है परिवर्तन, यानी परिवर्तन होता रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज होना हो, लेकिन चेंज होना ये निश्चित है। जैसे आप 5 साल की उम्र में होते हैं वैसे आप 15 में नहीं होते, जैसे आप 15 में होते हैं वैसे आप 25 में नहीं होते, और जैसे आप 25 में होते हैं वैसे आप 35 में नहीं रहते। बदलाव आते हैं एक व्यक्ति में, जन्म से पहले से जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है आपके वूम्ब में, मदर के यानी कि गर्भ में शुरू हो जाती है, ठीक। और चेंजेस होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर डेवलपमेंट को एक शब्द में समझना हो तो क्या होगा, ये चेंज कहलाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे रटने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, पेपर में फंस जाओगे, है ना। उससे अच्छा है फिर आप नोट्स ही पढ़ लो, अलग से दे दिए हैं फ्री। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिएगा। ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कहानियां समझ में आएंगी आपको, फिर याद आएंगी। यानी डेवलपमेंट एक शब्द में कहें तो क्या है, चेंज है, परिवर्तन है, जो आप में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक होते रहते हैं। इसलिए इवन जन्म से भी पहले से अगर हम कहें, गर्भ से शुरू हो जाते हैं परिवर्तन। तो चेंज का नाम ही हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये रैंडम चेंजेस नहीं हो सकते। एक दिन आप सो करके उठे और आपकी आंख पे स्वेलिंग मिली और आपने कहा ये डेवलपमेंट है, नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। एक तो डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता, रैंडम चेंजेस को, अचानक से हुए परिवर्तनों को हम डेवलपमेंट नहीं कहते। ऑर्डरली चेंजेस को, सीक्वेंस में हुए चेंजेस को, क्रम में हुए चेंजेस को, प्रोग्रेसिव चेंजेस को, जिससे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हो, वो डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सीक्वेंशियल होती है, एक क्रम में होती है। भाई पहले आप बच्चे होते हैं, फिर आप एक किशोरी या किशोर बनते हैं, यानी एडोलेसेंस में जाते हैं, फिर अडल्टहुड में जाते हैं। एक क्रम में चल रही है दुनिया में चीजें, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो क्रम में चलती है और सीक्वेंस में चलती है, अगर इसी बात को हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें। और क्या है, प्रोग्रेसिव है, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है ना। तो आप जिन चीजों पे 5 साल में रोया करते थे, उन खिलौनों पे आज आप 15 साल में नहीं रोते हैं, और जिन खिलौनों पे आप 15 साल में रोते थे उन पे 25 में नहीं रोते हैं। आप डिफरेंट तरीके के खिलौने हैं जिन पे आप रोते हैं, है ना। अब रोना कांस्टेंट है, लेकिन मजाक कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होने भी चाहिए।
तो ये चेंजेस कैसे हैं, इसमें 2-3 शब्द लिखेंगे। एक तो ये सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, सीक्वेंस में होने वाले क्रमिक परिवर्तन हैं। अगर मैं कहूं ऑर्डरली चेंजेस हैं, अगेन एक ऑर्डर में एक क्रम में होते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और क्या है, प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, है ना, प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन हैं। हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी पढ़ते हैं ना, यानी बेहतरी के लिए, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हो, है ना, पीछे ना जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बढ़िया जहीर खान, मैं आज कोशिश करूंगी कि आप लोगों की सुपर चैट भी कम से कम लूं, क्योंकि टॉपिक पे अगर हम फोकस्ड रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, हिंदी इंग्लिश भी अपने आप बेहतर हो जाएगी अगर आपकी पेडागोजी बेहतर है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कॉमन है। ठीक, बस आप आइए क्लास में, अटेंडेंस के नाम पे आप लाइक शेयर करिए और पढ़िए बस। आज बाकी सारी चीजें साइड कर दीजिए, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान है। जब आप बाद में रिवीजन के तौर पे देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी फिर। तो सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। तो विकास एक प्रक्रिया कैसी हुई, एक तो सतत हुई, जो कब जीवन पर्यंत चलेगी। इसमें भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं डिसकंटिन्यूअस है, और कुछ लोग हैं जो कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि ये जो बाल विकास है ये एक सब्जेक्टिव विषय है, ये मैथ्स नहीं है, 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है। यहाँ उसको भी समझेंगे अभी यहीं पर। ठीक, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कैसे चेंजेस जो क्वालिटी में भी हो और क्वांटिटी में भी हो। आप साइज में भी बढ़ जाते हैं जब से आप पैदा होते हैं। आज देख लीजिए, अपनी समझ में, साइज में, शेप में, हर तरह से आप विकसित हुए हैं। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई बाधा आई है, कोई हजार्ड आया है, ठीक है ना, कोई खतरा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि एक तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती है, निरंतर चलती है, और इसका एक हिस्सा है ग्रोथ। इस पे बाद में आएंगे। ठीक, तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। वूम्ब टू टूम्ब जाता है डेवलपमेंट जो है आपका, कहां से, वूम्ब टू टूम्ब। डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, गर्भ से कब्र तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे धर्म और जाति नहीं लाएंगे कि हम तो किसी और धर्म से हैं, हम तो कब्र में नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे शमशान घाट, है ना, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि मृत्यु तक चलेगा। ठीक, वूम्ब टू टूम्ब याद रहने में अच्छा लगता है। वूम्ब यानी मां के गर्भ से, जब से आपका कॉन्सेप्शन पीरियड जिसको हम कहते हैं, गर्भाधान के समय से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपका ब्रेन डेवलप होगा, आप डेवलप होंगे, दिल की धड़कन डेवलप होगी, है ना, और 70 तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। आप पेट के अंदर से क्या क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते ही होंगे, पुश कर रहे हैं, बेबी बम्प बोलते हैं, जो भी है। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। ठीक, वूम्ब टू टूम्ब चल रही है, रुकेगी नहीं कभी भी, गर्भ से कब्र तक चलेगी। कॉन्सेप्शन टू डेथ भी लिख सकते हैं इसको दूसरी भाषा में। कॉन्सेप्शन यानी गर्भ से मृत्यु तक, कॉन्सेप्शन टू डेथ। देखिएगा शब्द बदलेंगे, क्योंकि शब्दों का खेल है सीडीपी में, पेडागोजी में शब्दों का खेल है, तो शब्द बदलेंगे। इसको आप कॉन्सेप्शन पीरियड कह लीजिए, आप इसको गर्भाधान का समय कह लीजिए, आप इसको वूम्ब कह लीजिए। ठीक, लेकिन डेवलपमेंट चलेगा सतत रूप से। ठीक, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है क्वांटिटी में चेंज, यानी आपकी हाइट, आपका वेट, आपका साइज, ये सब बढ़ गए। आप इतने से थे, मम्मी बोलती होंगी इतने से थे, और अभी इतने बड़े हो गए हैं, अब तो आपसे बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपके साइज शेप में परिवर्तन है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। इसके साथ साथ आपके अंदर फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, जिनको हम गुणात्मक परिवर्तन कह रहे हैं, कि आपकी समझ भी बेहतर होती है। जिन जोक्स पर आप 4 साल पहले हंसते थे, जिन रील्स को देख करके आज आप हंसते हैं, हो सकता है 2 साल बाद आप कहेंगे यार मैं कितना बेवकूफ था। क्या हुआ, बेहतर हुए हैं आप, डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेसिव चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि गुणात्मक परिवर्तन, आपकी समझ, आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि विकास के कई पक्ष हैं। तो आप शारीरिक रूप से भी बढ़ते हैं, सामाजिक रूप से भी बेहतर होते हैं, इमोशनली भी बेहतर होते हैं, हर एक पक्ष में, संज्ञानात्मक, आपके बौद्धिक पक्ष में भी आप बेहतर होते हैं। तो विकास के कई आयाम हो गए, विकास एक बड़ी प्रक्रिया हो गई, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। ये कोई एक सिंगल शब्द नहीं है, जिस बात से हमने शुरुआत की थी, चेंज। चेंज में दुनिया भर के चेंजेस हैं, है ना, चाहे वो हमारे फिजिकल चेंजेस हो, जिसको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, चाहे वो हमारे फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक परिवर्तन हो। ठीक है, इसका एक हिस्सा है, डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने समझा डेवलपमेंट में क्या है, क्वांटिटी भी शामिल है और क्वालिटी भी शामिल है। ठीक, इसका ही एक हिस्सा है जिसको हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ये विकास का हिस्सा है। ये सिर्फ परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता कब है, जब तक आपका प्रॉपर बॉडी और माइंड आपका फुल डेवलप होगा। अडल्टहुड से पहले पहले निपट जाएगी, जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, है ना, मेच्योरिटी तक चलेगी, परिपक्वता तक चलेगी। मेच्योरिटी क्या है, इस पे भी अभी आएंगे। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि ग्रोथ एक हिस्सा है। ग्रोथ क्या हुई, छोटी हो गई, डेवलपमेंट बड़ा हो गया। ये देख रहे हैं ना आप, ये निशान बचपन में हम पढ़ते थे गणित में, कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ग्रोथ, या डेवलपमेंट अपने अंदर ग्रोथ को शामिल करके रखता है।
जो भी सब कुछ ग्रोथ में आएगा वो डेवलपमेंट का हिस्सा अपने आप है। ठीक, तो डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव हुआ, ज्यादा समावेशी हुआ, ज्यादा ब्रॉड यानी व्यापक हुआ, ज्यादा व्यापक हुआ, हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट के विषय में। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। अब जब हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ में वो परिवर्तन है जो हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे संरचना में, हमारी बनावट में परिवर्तन है। जैसे हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वेट बढ़ गया, हमारी शेप और साइज कभी मोटे हो गए, कभी पतले हो गए, कभी कुछ हुआ, नेल्स बढ़ गए, ये सब क्या है, ग्रोथ का हिस्सा है कि आपके अंदर ग्रोथ आ रही है, साइज, शेप, क्वांटिटी में आप परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है, परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, ये है ग्रोथ। इसका रुकना जरूरी भी है मैच्योरिटी आने के बाद, क्योंकि सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर आपकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है ना, तो कहां तक आप पहुंचते। फिर हम सभी कहीं खड़े नहीं हो पाते, किसी का कोई घर नहीं होता, बस हाइट बढ़ रही है, हाथ बढ़ रहे हैं, और जो आप मूवीज में देखते हैं ऐसे वो लंबे से हाथ कहीं भी, या भूत के जो हाथ होते हैं ना, वैसी वाली स्थिति हो जाती। तो ग्रोथ एक टाइम के बाद रुकना आवश्यक भी है, हम ये कह सकते हैं। तो मैच्योरिटी के आसपास जाकर के ग्रोथ आपकी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी एक ऐसा पक्ष है जिसको हम परिपक्वता कहते हैं, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है, यानी कि आनुवांशिकता से संबंधित होता है। हमारे जो जेनेटिक कोडिंग है, जो हमारे जीन्स हैं, उनमें कोडिंग है कि भैया आप मान लीजिए बच्चा पैदा तो हुआ है हाथ पैर के साथ ही, लेकिन क्या आप उसको साइकिल चलाना सिखा देंगे जब वो पैदा हुआ है अगले 2 महीने में? नहीं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। वो हेरिडिटी से जो क्षमताएं अनफोल्ड होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं समय के साथ अनफोल्ड होंगी, टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्योरिटी के अंदर आते हैं ड्यू टू हेरिडिटी। क्योंकि आपकी हेरिडिटी में एक वो कोडिंग है कि इस एज में इतनी ताकत इन पैरों में आ जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा, एनवायरमेंट से लेके और सारी स्थिति अगर नॉर्मल रही तो। ठीक है जी, बात, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। चीजों को जोड़ के पढ़ना है, अदरवाइज तो कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर आप रट लीजिए या कुछ भी करिए, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर हम कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में हम फंसेंगे फिर, क्योंकि धीरे धीरे चीजें इसी तरह से कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, क्वेश्चंस की क्वालिटी बेहतर हो रही है। ठीक है जी, तो यहां पे हमने 2 चीजें समझी। एक तो सतत चलता है विकास, जीवन पर्यंत चलेगा विकास। अब ये डिसकंटिन्यूअस कब होता है, अनिरंतर कब होता है, इसकी चर्चा पियाजे और वाइगोस्की के केस में कल करेंगे, वहां आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन नॉर्मल केस में वो एक्सेप्शंस हैं एक तरह के, या वो 2 अलग लोग हैं जो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। जब तक किसी का नाम ना लिखा हो तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, सिंपल समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। डेवलपमेंट क्या है? वूम टू टूम जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। इसमें 2 चीजें हमने अभी जानी, यहां देखते हैं। एक चीज हमने पढ़ी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा। क्वांटिटी समझते हैं ना, आधा किलो चीनी लेकर के आए आप, वो क्वांटिटी है उसकी। मात्रा मतलब जिसको आप मेजर कर सकें यूनिट्स में, किलोग्राम में। हाइट को आप इंचेस में मेजर कर लेते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, आप माप सकते हैं मेजरिंग यूनिट्स में। तो जितनी वृद्धि के जितने भी पक्ष हैं उनको मापना संभव है मेजरिंग यूनिट्स में। किलोग्राम को आप, वेट को किलोग्राम में, शेप साइज आप मोटे कितने हो रहे हैं उसको भी आप सेंटीमीटर में माप लेते हैं, इंचेस में माप लेंगे कितना फैट आया। ठीक, लेकिन क्वालिटेटिव कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनका मापन डायरेक्टली या एक्यूरेटली संभव नहीं होता, यानी गुणात्मक परिवर्तन। भाई आप कितने इमोशनली मैच्योर व्यक्ति बने हैं पिछले कुछ सालों में, इसका असेसमेंट किया जा सकता है, इसका आकलन कर सकते हो, इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसको ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि अब मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई है पिछले 2 साल से, है ना मम्मी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई। समझ को मापने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक, तो हम ये कहेंगे, और भी कई पक्षों को माप नहीं सकते आप सोशली कितने बेहतर हो गए कैसे मापेंगे? तो हम ये कहेंगे कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन किस में आएंगे? विकास में आएंगे। ठीक, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये डेवलपमेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि वृद्धि जो है वो अपने आप में विकास का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन अगर हमसे पूछेगा, हम कहेंगे ग्रोथ का यानी वृद्धि का पार्ट है, जिसमें हमारी मात्रा में परिवर्तन, स्ट्रक्चर में, हमारे शरीर की बनावट में परिवर्तन, और यहां पे फंक्शनल, हमारी फंक्शन करने की क्षमता। अब हम आपको जिस चीज को समझने में 2 घंटे लगते थे, हो सकता है आज आप 1 घंटे में समझ पाएं, 20 मिनट में समझ पाएं। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपने अपने ऊपर काम किया है, आपकी समझ पे काम किया है, चीजों को गहन किया है, अपनी समझ को इन डेप्थ आपने सीखा है, समझा है। तो ये क्या हुई कहानी? ये हुई क्वालिटेटिव चेंजेस की। ठीक है, तो एक छोटी छोटी सी बातें करते रहेंगे बीच बीच में, देखिएगा। तो विकास क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटी वाली होती है। अगर दोनों ऑप्शन, मान लीजिए अगर डेवलपमेंट की बात करें, आपको फंसाने के लिए क्या होगा, डेवलपमेंट के केस में लिखा होगा
एक तो आंसर आता है कि डेवलपमेंट क्या है, आप कहेंगे क्वालिटेटिव है। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन हो कि क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, तो आप क्या कहेंगे, बोथ, है ना, ये दोनों है। लेकिन अगर सिर्फ एक ऑप्शन है तो आप कहेंगे भाई ये तो होता है गुणात्मक डेवलपमेंट। वहीं वृद्धि की जब भी बात आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव होगी, मात्रात्मक होगी, स्ट्रक्चरल होगी, परिमाणात्मक होगी, जिसका परिमाण, जिसका मापन संभव होगा किसी भी एक मेजरिंग यूनिट से। जिस चीज को आप माप नहीं सकते वो वृद्धि थोड़ी हुई। और वृद्धि क्या शारीरिक पक्षों से ही जुड़ी हुई होती है, शरीर के परिवर्तनों से। चलिए समझते हैं इसको। अगर आपको लिख करके समझना है तो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन क्या है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, आपकी कार्यशैली बेहतर हो गई है, आपका काम करने का तरीका बेहतर हो गया है। ये क्या है बताइए, ये क्या हुआ? हाँ, बातें कम कीजिए, आज आप फोकस कीजिए। तो ये जो गुणात्मक परिवर्तन है, आपका कार्यशैली में परिवर्तन आ गया, आपकी राइटिंग बेहतर हो गई समय के साथ, आपने कोशिश की, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस की, एफर्ट किया, फिर आपकी उंगलियां भी थोड़ी मैच्योर हुई होंगी। जब आप छोटे होंगे, पेन पकड़ा होगा पहली बार तो उतने अच्छे से नहीं लिखा होगा। तो ये क्या हुआ, कार्यशैली में, वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सब आपके अंदर बेहतर हो रही है, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज बॉडी का, ये सब बढ़ना क्या है, परिमाणात्मक है। कि वैसे तो आप खजूर बन गए हैं और समझ आपकी कोई विकसित नहीं हुई, तो ये सिर्फ वृद्धि हुई है आप में, विकास की प्रक्रिया उतने अच्छे से काम नहीं कर पाई, है ना। वो बोला जाता है ना कि खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है तो वो दूसरों को छाया भी नहीं देता और कोई फायदा नहीं हुआ फिर। तो अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ये बात हम कर चुके हैं। POS से याद रखिएगा, इसमें मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट निमोनिक्स बताऊंगी, जो टेक्निक होती है याद करने की, इसमें कोई रट्टेबाजी नहीं है। ये निमोनिक एक टेक्निक है जिससे आप चीजें याद रख सकते हैं, ये हम बहुत पहले से यूज करते हैं। POS बोले तो डेवलपमेंटल चेंजेस प्रोग्रेसिव हैं और क्या है, ऑर्डरली हैं, सिक्वेंशियल हैं, ठीक है। ये हम 3 बातें याद रखेंगे। रैंडम चेंजेस को डेवलपमेंट में नहीं रखते, रात को बुखार हो गया था, सुबह उठे थे, आंखों पे स्वेलिंग आ गई थी, ये हो गया था, नहीं, रैंडम है, ये परिवर्तन खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक। तो सतत का अर्थ होता है कि लगातार चलता है, और पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना शायद उतना सही नहीं होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल नहीं होता डेवलपमेंट, लेकिन मॉडिफिएबल होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको, ये इतना सब कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब 4 ऑप्शंस होंगे ना और उनके भी 4 ऑप्शंस होंगे तो एक एक चीज पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी ऐसा नहीं हो सकता आज आप 5 साल के हैं, कल आप 3 साल के बन जाएंगे, अब से 3 साल बाद आप उल्टा 3 साल के हो गए, मतलब उम्र आपकी कम हो रही है। रिवर्सिबल नहीं है, इसकी ऐसे नहीं कर सकते हम कि इसको वापस से वहीं पहुंचा दें जहां से शुरू हुआ था, रिवर्सिबल नहीं है। जैसे वो ऑटो देखा होगा आपने, है ना, ऑटो में रिवर्स गियर नहीं होता, वो धक्का मार के पीछे करना पड़ता है उनको, ज्यादातर केस में जितना मैंने देखा है। तो रिवर्स गियर नहीं है डेवलपमेंट में, धक्का मार के पीछे करना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो डेवलपमेंट क्या है, नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल। दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज है। रिवर्सिबल नहीं होता, इसको आप वापस से किसी स्टेज पे नहीं पहुंचा सकते, बट मॉडिफाई तो कर सकते हैं, परिवर्तन तो कर सकते हैं, चेंज तो कर सकते हैं। तो मॉडिफिएबल तो ये है, मॉडिफिएबल तो है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब है बिल्कुल आपने जादू की छड़ी घुमाई, वो जो शकलक बुम बुम वाली, और जो चाहे कर दिया, या डोरेमोन के गैजेट्स आपको मिल गए। लेकिन मॉडिफिएबल में आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप मान लीजिए कुछ मुद्दों पे बहुत ही इंसेंसिटिव थे, कल तक जेंडर बायस एक व्यक्ति थे, जेंडर स्टीरियोटिपिकल एक व्यक्ति थे, बट समय के साथ आपने अपनी समझ को बेहतर किया, आपने मॉडिफाई किया खुद को, है ना, मॉडिफिकेशन आ गया आप में। रिवर्स तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने किसी के साथ कुछ कर दिया होगा उस चक्कर में, उस समझ के आधार पर। तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन संभव है, मॉडिफिकेशन संभव है डेवलपमेंट में, चेंज संभव है, बट रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है। ये आप तब और अच्छे समझेंगे जब आप स्टेजेस को पढ़ेंगे, है ना। आज आप एक अडल्ट हैं, कल बच्चे नहीं बन सकते। हरकतें आप बच्चे जैसी करने लग जाएं बात अलग है, बट आपकी एज रिवर्सिबल नहीं हो सकती। वो जितना भी परिवर्तन हो गया है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। विकास की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की, जिसका हिस्सा है वृद्धि, वृद्धि में हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन शामिल है, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है वृद्धि, जबकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मल्टी डायमेंशनल चीजें शामिल हैं, कई सारे एस्पेक्ट शामिल हैं। ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के। मानसिक पक्ष में भी होगा, सामाजिक पक्ष में भी होगा, संवेगात्मक पक्ष में भी होगा, अलग अलग पक्ष हैं विकास के। जो 4 महत्वपूर्ण पक्ष हैं इनको हम PCSE कहते हैं। ये ट्रिक आपकी लिखी हुई है नोट्स में, ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। PCSE,
फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक विकास, शरीर से संबंधित। दूसरा प्रकार क्या हुआ? कॉग्निटिव, ज्ञान संबंधी या संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, आपके सोचने, समझने, सीखने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है। हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से करते हो, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होंगी वो सब कॉग्निशन यानी संज्ञान का हिस्सा है, जिसके द्वारा हम दुनिया की समझ बनाते हैं। सामाजिक विकास एक तीसरा पक्ष है कि हम समाज में रहना तो आए, हमें किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये क्या है? ये है हमारा सामाजिक विकास। फिर आता है सामवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। भाई जैसे आप अपने दोस्तों के सामने होते हैं वैसे घर में नहीं होंगे ना पिताजी के सामने। पिताजी को यार कहिए, पिताजी कहेंगे पैसे बर्बाद कर दिए, इतना पढ़ा लिखा के कोई फायदा तो है नहीं, ये तो हमें ही यार बोल रहे हैं। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट यानी आपको पता है किसके सामने इमोशंस आप कंट्रोल कर पाते हैं, कहां आप नहीं कर पाते हैं, या कैसे इमोशंस को आप मैनेज करेंगे, कितने उनके प्रति अवेयर होंगे। तो ये चार मुख्य प्रकार हैं विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक, यानी आप शारीरिक पक्ष में भी बेहतर हो रहे हैं, आप संज्ञानात्मक अपनी समझ के साथ भी आपका विकास हो रहा है, सामाजिक रूप से भी आप विकसित हो रहे हैं, और इमोशनली यानी आप इमोशंस, देखिए ना, कई बार आपको लगता होगा जिन चीजों पे आप पहले रो देते होंगे आसानी से, आज रो नहीं पाते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी बहुत होते हैं और रो नहीं पाते हैं, वो अलग अपने आप में प्रॉब्लम हो गई, बट इसका सिंपल मतलब ये है कि आप इमोशनल डेवलपमेंट आपका बेहतर हुआ। जब आप पहली बार स्कूल जा रहे थे तो रो के जा रहे थे, समय के साथ मजे आने लग गए आपको स्कूल जाने में, तो इमोशनली आप ज्यादा मैच्योर हो गए या आपका डेवलपमेंट हुआ, हम ये कह सकते हैं। ठीक है बात। तो विकास के चार प्रकार, इनका सीक्वेंस भी जनरली यही रहता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सोशल और इमोशनल, इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, इसीलिए आप ये देख रहे हैं एरोज बने हुए हैं, क्या है ये? एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि शारीरिक विकास अलग चलेगा, संज्ञानात्मक अलग चलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा एक दूसरे का। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक, विकास के मुख्य पक्ष चार ही हैं, इसके अलावा आपने देखे होंगे पेपर में, अच्छा मॉरल डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है, तो उस केस में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन से पक्ष जुड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल कई बार देखने को मिल जाएगा, वो भी कोई हिस्सा नहीं होता, वो आपको भटकाने के लिए ऑप्शंस में डाला जाता है। तो ये आपस में अंतः संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं सभी पक्ष। मान लीजिए आपको चोट लगी है तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी उस दिन ठीक से काम ना करे, स्पेशली मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, भगवान ना करे हो, बट होते हैं एक्सीडेंट्स। उस समय आप उससे पूछिए, उसको हो सकता है होश भी ना रहा हो, उसके दिमाग ने उतना भी काम ना किया हो कि क्या हुआ था, वो भी ना बता पाए, लैंग्वेज का भी ठीक से यूज ना कर पाए, तो क्या हुआ? शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ने से संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ा। सोशली भी आप अगर बहुत ज्यादा परेशानी में है, पेन में है, तो आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल चला जाता है कई बार, है ना, या आप नम हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये क्या हुआ? विकास के सभी पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे का शारीरिक विकास बचपन में मान लो गिर गया, वो जो कि बहुत सेंसिटिव पीरियड है, 6 महीने का था, गिर गया, अगर कोई दिक्कत आ गई ब्रेन में या शरीर में, तो वो उसके आगे आने वाले विकास में, उसके दिमाग के विकास में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसके सामाजिक विकास में भी, और भी 70 तरह से प्रॉब्लम बन सकती है। सही है बात कि नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया। मैमुन कह रहे हैं मैं आपका नया सब्सक्राइबर हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। अच्छा, धन्यवाद मैमुन। चलिएगा, खैर अब इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम सबसे पहले विकास की बात करें, पीसीएसई दिमाग में रखिएगा, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं, जो आपके नोट्स में मैंने मेंशन करा दिए हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट जो विकास का पहला प्रकार है, शारीरिक विकास इसको हम हिंदी में कहेंगे, यानी आपकी हाइट, आपकी ऊंचाई, आपकी लंबाई, वेट, आपका वजन, साइज, शेप, इन सब का बढ़ना फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। फिजिकल डेवलपमेंट में सिर्फ आपके शरीर का बढ़ना नहीं, आपके अंदर ताकत कितनी बेहतर आ रही है, आप एक्यूरेसी से कोई चीज कितनी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। इसका दूसरा नाम होता है, या इसी के अंदर एक पक्ष है फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी विकास के 6 प्रकार हैं, उसमें लिखा होगा मोटर डेवलपमेंट अलग, फिजिकल अलग, सोशल अलग, फिर उसमें मॉरल डेवलपमेंट अलग, तो ऐसे तो अंतहीन प्रकार हो जाएंगे। मुख्य जो प्रकार हैं वो 4 हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। बाकी हम खेलेंगे किसके हिसाब से? क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। लाइक शेयर खुशी खुशी करते रहना है। देखिएगा, तो हम देख रहे हैं जब हम ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, स्पेशली शारीरिक विकास की, कि आप पहले घिस घिस के चलना सीखते हैं, है ना, क्रॉलिंग सीखते हैं, स्क्रॉल ही याद रहता है आजकल इंटरनेट के जमाने में। फिर आप बैठना सीखते हैं, फिर आप खड़े होना सीखते हैं, फिर आप चलना सीखते हैं, फिर आप दौड़ना सीखते हैं। एक तो ये क्रम हो गया। दूसरा शारीरिक विकास है, ये आप बड़े होते जा रहे हैं। मोटर डेवलपमेंट इसी संबंधित है। अब मोटर डेवलपमेंट क्या है? हमने देख लिया, फिजिकल का मतलब है हमारी हाइट, वेट, साइज, शेप बढ़ रहा है।
मोटर डेवलपमेंट मतलब गत्यात्मक विकास, इसको हिंदी में गत्यात्मक विकास कहते हैं। मोटर मतलब गति, वो मोटर नहीं होती घर में पानी की मोटर होगी, वो भी क्या करती है, गति करती है ना एक तरह से। तो गत्यात्मक विकास, गति का विकास आपके अंदर, यानी सिर्फ हाइट वेट साइज शेप बढ़ गया वो उतने से नहीं चलेगा। आपके अंदर वो स्पीड आई कि नहीं आई, एक्यूरेसी आई कि नहीं आई, प्रिसीजन है कि नहीं है, सटीकता से कोई काम कर पा रहे हैं या नहीं है। पहले आप कै भी लिखते थे तो पता नहीं कैसा कै लिखते होंगे, या ए भी लिखते होंगे तो कैसा ए बना पाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सटीकता आई, प्रिसीजन आया, एक्यूरेसी आई। यही मोटर डेवलपमेंट है कि अब आप कितनी तेजी से भाग लेते हैं, कितनी तेजी से कूद लेते हैं, यानी कार्यशैली में आपके जब आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें सटीकता, उसमें प्रिसीजन, उसमें कंट्रोल, उसमें स्पीड, एक्यूरेसी कितनी है। ये सब चीजें किससे संबंधित हैं, बताइएगा 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 बताइएगा, किससे संबंधित है, मोटर डेवलपमेंट से। क्या कुछ देखने में सुनने में समस्या आ रही है क्या, बताओ एक बार। नाम लीजिए, किरण आज नाम किसी का नहीं लेना है, फिर भी आपका ले लिया एक्सेप्शन में मैंने, ठीक है। तो ये बात हुई मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट भी दो प्रकार का है, आपके फेवरेट दो लेटर है ना, जी और एफ ना, जी एफ। नींद तो खुली गई होगी दो चार लोगों की, फिर एक बार बात कर लिया करो बस क्लास में, बाकी हम खुश रहते हैं, ठीक। जीएफ बोले तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक। तो मोटर डेवलपमेंट दो प्रकार का होगा, गत्यात्मक विकास जीएफ यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। और ये ऐसे ही काम करेगा, इसको एफ जी मत कर लेना कि हमारा मन नहीं करता, हमें जीएफ नहीं पसंद, हम तो एफ जी लिखेंगे। जी फॉर ग्रॉस मोटर और एफ फॉर फाइन मोटर। इसका तरीका भी ऐसे ही है, ये सीक्वेंस भी ऐसे ही चलता है। पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, बाद में फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। यानी पहले स्थूल गतिक कौशल आपके अंदर विकसित होंगे, फिर जाकर के फाइन मोटर स्किल्स आपके अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। ये क्या कहानी है इस चीज की, समझते हैं फटाफट से, समझेंगे आराम से, फटाफट से नहीं समझेंगे। जो लोग रात को जगते हैं वही ये सेशन देख पाएंगे, क्योंकि हम थोड़े से लेट रहते हैं। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। ग्रॉस टू फाइन यानी मोटर जो डेवलपमेंट है उसका भी एक सीक्वेंस है। अगर हम देखें उसका भी एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, आ रहे हैं इसी पे आ रहे हैं, डोंट वरी, बाद में देख रहे हो तो आगे बढ़ा के देख लेना भाई, ठीक। चलिए समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रयास करना अच्छी बात होती है, ठीक है। नहीं है, आवाज तो आ रही है ना। देखिए, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स की। आज मैं कमेंट्स अवॉइड कर रही हूं, पहले इस पे फोकस करेंगे। तो मोटर डेवलपमेंट में दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, वो होते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल और फाइन का मोटर है सूक्ष्म, ठीक। ये दोनों क्या है, स्थूल गतिक कौशल। विकास कैसे चलेगा आपका, ग्रॉस से फाइन की तरफ जाएगा, है ना, जिसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हो, कि बच्चा पहले जनरल एक्टिविटीज करता है, सामान्य गतिविधि करेगा, बाद में स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक को हम कहेंगे विशिष्ट गतिविधियां करेगा। रोएगा भी बच्चा तो पूरी बॉडी से रोएगा बचपन में, जब वो छोटा होगा धीरे धीरे उसको पता है यार आंसू पोंछ के काम चल जाता है, ठीक। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं आपकी जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, जैसे आपकी आर्म्स की मसल है, आपकी बाहों की, भुजाओं की, है ना, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं स्कूल में, ये क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है, ठीक है। आप वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक ऐसे ऐसे करके, ठीक। लेग्स की मसल्स, आर्म्स और लेग्स की, यानी जो आपके शरीर की बड़ी मसल्स हैं, बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग कहां होगा, उनका प्रयोग होगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा, यानी बड़ी मांसपेशियां। स्थूल का मतलब ये भारी, बड़ा, ठीक है जी। फाइन क्या है, फाइन मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटे छोटे, फाइन मोटर स्किल्स, छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, छोटी छोटी मसल्स, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन। छोटी मसल्स कहां पाई जाएंगी, आंखों में पाई जाएंगी, हाथों की उंगलियों में पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो आंखों की मांसपेशियों या हाथ की मसल्स, जैसे कि आपका लिखना, आंखों की मांसपेशियों से क्या करेंगे आप, आंखों का कोऑर्डिनेशन बना करके लिख रहे हैं कुछ, हाथों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन बना करके लिख रहे हैं कुछ, काजल लगा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। ग्रॉस टू फाइन चलता है जो डेवलपमेंट है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या जनरल टू स्पेसिफिक भी आप इसको लिख सकते हैं, पेपर में पूछा हुआ है उस तरह से भी।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रॉस मोटर में आपका जो उदाहरण है वो आ जाएगा दौड़ना भागना, फाइन मोटर में लिखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब आ जाएगा। ये आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। वैसे हमने कोशिश की आज के सेशन को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट रखें, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई कह रहा है गेंद फेंकना किस में आएगा? डिपेंड करता है कि हम फोकस किस चीज पे कर रहे हैं। अगर सिर्फ फिंगर्स का यूज करके जो उसका स्विंग है वो फाइन में आ सकता है, जनरली ग्रॉस में आएगा। अगर आप उसको एक उत्तर की तरफ जाएंगे तो जनरल जो उसका आंसर होगा वो आएगा ग्रॉस में। लेकिन जब आप स्विंग कर रहे हैं तो वहां आप फिंगर्स की मसल्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें वो फाइन में चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। डायरेक्ट अगर सिर्फ सिंपल इतना ही पूछा गेंद फेंकना तो आप ग्रॉस में डाल सकते हैं उसको। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की, सूक्ष्म गतिक कौशल की या स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स, आप देख रहे हैं व्यक्ति, ये भैया जी दौड़ के जा रहे हैं कहीं, है ना, एकदम पेट वेट इन्होंने अंदर कर लिया, इतनी दौड़ लगाई है। तो दौड़ने में कौन सी मसल्स का ज्यादा प्रयोग होता है? आपकी टांगों की मसल्स और आपकी बाहों की मसल्स, यानी आर्म्स और लेग्स की मसल्स, जो बड़ी मसल्स हैं, है ना। आप देखेंगे लेंथ में आपकी लेग्स, थाई मसल ही होती है ना सबसे बड़ी, तो लेग्स और आर्म्स की जो मसल्स हैं, जो बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वयन ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आता है। घुटनों के बल चलना, यानी आप जब बचपन में क्रॉल करना सीखते हैं, घिसट घिसट के चल रहे हैं, ठीक, तो ये क्रॉलिंग में क्या हो रहा है, आपकी आर्म्स और आपके लेग्स में यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगी, उछलना पड़ेगा, ठीक, तो वो यूज हो रही हैं। खड़े होकर चलना, अगेन आप जब वॉक कर पा रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ इनको, वॉकिंग, क्रॉलिंग कह सकते हैं यहाँ पे, घिसट के चलने को। दौड़ना और कूदना यानी रनिंग और जंपिंग। भाई जब आप दौड़ लगाते हैं, जंप कर रहे हैं, तब भी तो आप अपनी बड़ी मांसपेशियों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जंपिंग यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप फाइन मोटर स्किल्स की बात करेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करेंगे, तो उंगली यानी आपकी जो फिंगर्स हैं और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठा रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक बच्चा है जो पहले क्या करता है, अपने पूरे हाथ का प्रयोग करेगा किसी चीज को पकड़ने के लिए, बाद में वो पेन सिर्फ एक उंगली और एक अंगूठे से पकड़ के उठा लेता है। यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक हुआ है विकास। और अगर मैं इसको दिशा के सिद्धांत के बेसिस पे बात करूं तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, उस पर आएंगे अभी। तो ये क्या हुआ, आपका ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये बात हमें पता है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स के लिए आपने देखा होगा बच्चों के लिए आजकल क्ले मिट्टी आती है, क्ले का प्रयोग किया जाता है। वो बच्चे शेप बना रहे हैं, उससे कोई घर बना रहा है, कोई टब बनाएगा छोटा सा, इतना सा दिखने वाला। क्ले का प्रयोग करके क्या होता है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। या डिफरेंट तरीके हैं फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराने के। ग्रॉस मोटर में तो आप दौड़ना भागना बेसिक एक्टिविटीज करते हैं, तो उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना किसका एग्जाम्पल हुआ, फाइन मोटर स्किल्स का। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ऐसे रेत में डाल के आप गोवा में बैठे हुए हैं बीच पे, ठीक। ड्राइंग अगर हम बात करें तो ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप कुछ ड्राइंग करेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म समन्वय चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए आपकी फिंगर्स की मसल्स में, अदरवाइज थोड़ा सा भी इधर उधर बनाएंगे कुछ का कुछ बन जाएगा। पेंट कर रहे हैं आप, पेंटिंग बना रहे हैं किसी की, है ना, मोनालिसा मत बनाइएगा। फिर आएंगे राइटिंग पे, क्योंकि वो कोई और बना चुका होगा। राइटिंग यानी जब आप लिखते हैं तभी आप देखते हैं बच्चा चलना फिरना पहले शुरू कर देता है और बाद में वो पेन पकड़ना या लिखना सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस टू फाइन जाता है, स्थूल गतिक से सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ जाएगा विकास। काजल लगाना, ये आप सभी का बहुत ही फेवरेट उदाहरण है। और आप सभी का किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि हमारे जो 60% लर्नर्स हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक। तो ये जो काजल लगाना है, आई लाइनर लगाना है, ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स है। जिन लोगों को शौक होगा, मैं तो खुद से नहीं लगा पाऊंगी, एक आध बार जीवन में शायद लगाया होगा शादी वादी में जाने पे, वो भी आसपास के जो पीयर प्रेशर में, है ना, सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो उन्हीं का काम होता है। और वो बहुत ही, मुझे इतनी डांट पड़ी है कि मैंने ये एग्जाम्पल में डाल दिया है, स्पेशली दीदी से। अब वो क्या होता है, मुझे बिल्कुल रत्ती भर की आदत नहीं है, तो वो कहीं आंखें मत झपका लियो बस, और बहुत ही पूरे ध्यान से चल रहा है, हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो आप कुछ और बन जाएंगे, है ना। तो काजल लगाना या आईलाइनर लगाना क्या किसका उदाहरण है, या सिलाई करना, बुनाई करना, कढ़ाई करना, ये किसका उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, ठीक। अब ये तो आपको याद रहेगा, ये एटलीस्ट क्लियर है। देखिएगा, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तो हम देख रहे हैं कि जो राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, जो भी हाथ और आंख की मसल्स का प्रयोग करके, हम छोटी मसल्स का प्रयोग करके जो भी काम कर रहे हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। निटिंग, वही बुनाई, कढ़ाई बुनाई, सब इसी में आ जाएगा। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ये हमने शारीरिक विकास पढ़ा है अभी इतनी देर में, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट करें, शरीर का दौड़ना भागना, ये सारी चीजें। और हाँ, कह सकते हैं एस के
के वोम टू मैचुरेशन तक हम कह सकते हैं। देखिएगा ग्रोथ की अगर बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दूसरा प्रकार पीसीएसई, याद रखिए पीसीएसई में हम पी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमने मोटर डेवलपमेंट डिस्कस किया, जिसमें आपका ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स पढ़ा हमने। अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे बिल्कुल। संज्ञानात्मक विकास कहते हैं इसको हिंदी में। ज्ञान आप सभी समझते हैं, और संज्ञान मतलब आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं जिनके द्वारा ज्ञान बनाया जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास, हमारी समझ का विकास, हमारी थिंकिंग, कहीं लिख लीजिएगा अगर हो सके तो, जितनी भी आपकी मेंटल स्किल्स हैं, मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक क्षमताएं दिमाग से क्या करते हैं आप? थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, तर्क। कई लोग कहेंगे हम तो दिमाग से कुछ करते ही नहीं, कहीं खर्च हो गया तो, है रीजनिंग। डिसीजन मेकिंग आप इससे करेंगे। इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता भी आप इसी से करते हैं। बैठे हैं कहां? भारत में, और सोच रहे हैं रशिया के बारे में। ये क्या हुआ? इमेजिनेशन है। तो संज्ञानात्मक और भी दुनिया भर की चीजें हैं। मेमोरी, आपकी स्मृति जो है, आपका परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? हमारे 5 सेंसेस जब चीजों, दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, सुन करके, टच करके, फील करके, वो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो परसेप्शन की कहानी है कि लगभग 6 सेकंड के अंदर अंदर हम पहला इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं किसी के बारे में, या परसेप्शन अगर हम कहें तो। थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो सब यही आएंगी। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास यानी आपके दिमाग के पीसेस जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, आप दुनिया की समझ बना रहे हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं, मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट। टू द पॉइंट क्वेश्चन DSSB से लेके CTET से लेके हर जगह आता है, और इसी के बारे में पियाजे ने अपनी थियरी दी है, वाइगोस्की ने अपनी थियरी दी है, ब्रूनर ने अपनी थियरी दी है। इनको हम कल पढ़ने वाले पियाजे को। आज हम इंटेलिजेंस की जितनी भी थियरीज हैं उनको कर लेंगे, और भी कुछ कुछ चीजें हैं। तो मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताओं का विकसित होना। संज्ञान का अर्थ दिमाग से, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं कई लोग इसको, जैसे सोचना यानी थिंकिंग, तर्क करना यानी रीजनिंग, कल्पना यानी इमेजिनेशन, मेमोरी यानी मेमोरी ही होती है, स्मृति। भाषा विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ है, संज्ञान से ही। भाषा कहां से? दिमाग से बोल रहे हो ना, हाथों में तो भाषा नहीं होगी, बोलने वाली तो एटलीस्ट नहीं ही होगी। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ब्रेन के भी 2 हेमिस्फेयर होते हैं, 2 हिस्से हैं अगर हम देखें। एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। ठीक है, एक है लेफ्ट ब्रेन यानी दायां भाग और बायां भाग। ठीक, अब राइट और लेफ्ट भी हिंदी में लिखूं, बायां और दायां। ठीक, तो अगर हम बात करें, दायां बोलते हैं भैया राइट को, ठीक है, ये ठीक कर लेना यहां, ठीक है, पता चले कई लोग आए हाँ ये भी गलत लिख दिया, हाँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बाएं और दाएं की जब हम बात कर रहे हैं यहां, देखिएगा ये कौन रो रहा है? मेरे रोने वाले लोगों से बहुत दुखी हैं हम, क्यों रोते रहते हो? हाँ तो ठीक है ना आदि, जिससे जहां समझ में आए वो सारे टीचर्स बेस्ट हैं यार, कुछ भी सीखो, कहीं से भी सीखो, जो समझ में आ रहा है, क्या बुराई है उसमें? है रोने की क्या बात है इसमें? रो के क्यों बता रहे हो ये बात? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हमने 4 प्रकार पढ़े थे डेवलपमेंट के। ठीक है, फिजिकल से जुड़ा हुआ था मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी संज्ञान से भाषा जुड़ी हुई है, भाषा का विकास, सोशल से जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, इमोशनल तो अपने आप में है ही, वैसे तो सोशियो इमोशनल भी कह दिया जाता है। अगर आप केवीएस में जाएंगे तो वहां 3 ही पक्ष में काम खत्म हो जाता है, वो PCSE उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी सोशल से ही जुड़ा हुआ है इमोशनल डेवलपमेंट भी। ठीक है, तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं। क्लियर है इतनी बात, या कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या हो रही है इस बात को समझने में? शारीरिक विकास से गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास से भाषिक विकास, सोशल डेवलपमेंट से यानी सामाजिक से मॉरल्स की क्यों जरूरत पड़ रही है? सही और गलत के सिद्धांतों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि समाज है। अगर आप अकेले जंगल में रह रहे होते, कोई सोसाइटी नहीं, कोई मॉरल्स नहीं, सब सही है सब गलत है, किसको फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, जानवरों में तो नहीं होता होगा सच मॉरल डेवलपमेंट की, उनको नैतिक शिक्षा दी जाती होगी, है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो इमोशनल यानी सामूहिक विकास। क्लियर है बात? अब राइट ब्रेन के 2 हिस्सों में हमने ब्रेन को डिवाइड कर लिया, ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर बना लिए, उसमें एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। ठीक, बायां और दायां भाग। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, L फॉर लॉजिक, L फॉर लेफ्ट, यानी तर्कपूर्ण जो आपका मस्तिष्क का हिस्सा है वो है लेफ्ट ब्रेन। अगर चॉम्स्की के अकॉर्डिंग LAD होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होगा, जिसको हम भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। जब हम लैंग्वेज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से करेंगे ये चीज। तो भाषा अर्जन यंत्र अगर कहीं होता होगा, हालांकि वो हाइपोथेटिकल है,
तो वो लेफ्ट ब्रेन में ही पाया जाएगा। उसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि लॉजिक जो है, भाषा जो है, साइंस, गणित, लैंग्वेज, ये सब आपके लेफ्ट ब्रेन में होता है। अपना लेफ्ट ब्रेन देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिक से संबंधित है। जिनका गणित अच्छा है, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, जिनका साइंस पे पकड़ अच्छी है, जितने भी लॉजिक वाले विषय हैं, चाहे वो फिलॉसफी ही क्यों ना हो, वो सब लेफ्ट ब्रेन में आएंगे। राइट ब्रेन क्या है? क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं। और जब बचपन में हमारी कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि हम दोनों ही तरह के ब्रेन पे फोकस करें, बट राइट ब्रेन पे स्पेशली हम फोकस कर पाएं, यदि क्रिएटिविटी को भी और एनहेंस कर पाएं। कई स्कूल्स भी हैं जो एजुकेशन देते हैं, राइट ब्रेन क्लासेस दी जाती हैं वहां बचपन में ही, ताकि बच्चे की क्रिएटिविटी बेहतर हो। बाकी लॉजिक के लिए तो हम पढ़ते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोशल डेवलपमेंट पे चलते हैं, सामाजिक विकास। अब मुझे एसी ऑन ही करना पड़ेगा, मैंने शर्ट इसलिए पहनी थी ताकि एसी ना चलाना पड़े, क्योंकि सर्दी का मौसम है और तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर देखिएगा, फटाफट से बताइएगा, सोशल डेवलपमेंट। आप सभी जैसे 32,000 लोग मान लीजिए यहाँ जुड़े हुए हैं, तो समाज बन गया ये अपने आप में एक छोटा सा। तो यहाँ के भी कुछ रूल होंगे, कुछ नियम, कायदे, कानून होंगे कि भैया चैट में ऐसे बिहेव करना एक ठीक बात होती है। अगर आप गलत बिहेव करेंगे, आपको 4 लोग खुद ही बोल देंगे, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया अक्षय। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किस चीज की, कि जो समाज जहां पे भी 4 लोग हैं वहां एक समाज है, और वहां एक क्लियर डिमार्केशन है, यानी प्रदर्शन है कि क्या चीजें करना वांछित होता है, डिजायरेबल होता है, कौन सी चीजें अवांछित होती हैं, या हम कहें अनडिजायरेबल हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो समाज के अपने कुछ नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके हैं, और कैसे आप समाज में रहना सीखते हैं, यही सामाजिक विकास है। बहुत महत्वपूर्ण है। हर जगह पे क्वेश्चन मिलेगा आपको सामाजिक विकास से। कोई पेपर देने चले जाइए आप पूरे देश में, जिसमें भी टीचिंग एग्जाम की बात हो, ऐसा नहीं है आप दे रहे हैं कहीं गणित का पेपर, आप एसएससी सीजीएल में चले गए और वहां मैथ्स लिख रहे हैं, कह रहे जी सोशलाइजेशन का तो क्वेश्चन नहीं आया, है ना। वो वाली बात नहीं करनी है, लॉजिकल। देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, सोशल डेवलपमेंट की, तो आप देख रहे हैं 4 बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, 4 से ज्यादा ही हैं। यानी जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब हम समाज की बात कर रहे हैं, जब हम घुलने मिलने की बात कर रहे हैं। मेरी मदर जो हैं वो मास्टर्स हैं सोशियोलॉजी में, उन्होंने मुझे इतनी बार ज्ञान दिया है, जब भी ऐसा होता है ना, बच्चे थोड़े से एडोलेसेंस में स्पेशली दुनिया से अलग सोचते हैं कि नहीं बेटा, है ना, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने ऐसा कहा है, तो एरिस्टोटल सेड कि मैन इज अ सोशल बीइंग, है ना। तो ये क्या हुआ, ये सोसाइटी है कि भाई मनुष्य क्या वैक्यूम में नहीं रह सकता। अकेले रहने में बहुत सारे लोग घबराते हैं, कुछ ही लोग होंगे जिनको थोड़ा सा सॉलिटरी या सॉलिट्यूड पसंद होगा, ठीक। तो हम समाज में जब रहते हैं, सोशल डेवलपमेंट के कुछ फायदे भी हैं। एक तो थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है। आप अकेले घर में पड़े हैं, आप निक्कर और टी शर्ट में टाइकून है, क्या है वो वर्ड जो है, वो कौन सा गाना है, तो तूफान बन के रहते हैं अपने घर में, अकेले पड़े हुए हैं, घर में पूरा सामान जो है वो फैला हुआ है, खाना जहां खाया वहीं छोड़ दिया, जो भी किया पूरा फैल के रह रहे हैं आप। लेकिन वहीं अगर 2 लोग घर में आ रहे हो, तो आप क्या करेंगे, तुरंत से तमीज में आ जाएंगे, है ना। कपड़े ठीक से पहन लेंगे, थोड़ा मुंह धो लेंगे, वो सामान साइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, डिसिप्लिन भी आता है सोशल डेवलपमेंट से, हमारी हैप्पीनेस भी इंक्रीज होती है। आप अकेले बैठे हैं, 4 दोस्तों में बकवास करके आइए, अच्छा लगने लग जाएगा आपको, है ना। गपबाजी कर लीजिए, कुछ नहीं है तो जिसको आजकल बिचिंग कहते हैं ना, ऐसे ही फालतू फालतू बुराइयां करके 4 जो कि बहन 4 बातें चल रही हैं एक ग्रुप में। अब मैं इसमें ये तो नहीं कहूंगी सिर्फ फीमेल्स में चलती हैं, बट आपने देखा होगा ऐसे गली मोहल्ले में आंटियां बैठी हुई हैं, और वो जनरली मेल्स भी करते ही होंगे, है ना। और फिर सारी दुनिया की बातें करके फिर कहो अंत में कि हमें क्या लेना, किसी का क्या चल रहा है, हमें क्या मतलब है। ऐसे शादी में खाना खाते हुए सारी दुनिया की बात कर लो, पूरा देश डिस्कस कर लो, और बाद में कहो कि हमें क्या लेना देना, हम क्यों किसी के बारे में बात करें, है ना। ये सोशल डेवलपमेंट है, लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स बेहतर होता है। हालांकि इसको अच्छा नहीं कहेंगे, बट ये क्या हुआ, हैप्पीनेस आपकी बेहतर होती है सोशल डेवलपमेंट यदि हो, या सोसाइटी में जब व्यक्ति रहता है। तो मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में अच्छा लगता है, ग्रुप में अच्छा लगता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, और क्या है, डिसिप्लिन आता है। आप जैसे आप 4 लोगों में बात करते हैं, वैसे आप अकेले में या 2 दोस्तों में बात नहीं करते। तो समाज की वजह से डिसिप्लिन भी कई बार हमारे अंदर आता है, और हैप्पीनेस भी हमारी इंक्रीज होती है। बहुत सारे इसके अलग अलग रीजंस हैं। तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन, और आंख बंद करके अनुपालन नहीं है कि जो समाज में चल रहा है हर बात को मान लेना सोशल डेवलपमेंट नहीं है, फिर तो चेंज नहीं आ पाएगा। तो आप क्या अडेप्ट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ वैल्यूज, समाज में रहने के जो तौर तरीके हैं वो एक्वायर कर रहे हैं, उसी को सोशल डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप सोशल रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज को एक्वायर करते हैं कि किस समाज में कौन सी चीजें अपेक्षित है, ठीक है ना।
चलिएगा, तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड इंस्टॉलिंग या इंटरनलाइजिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ. ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अभी हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, इसके बाद फिर समझेंगे. ठीक है, अगर हम बात करें इन्फेंसी की, तो शैशवा अवस्था जब हम कह रहे हैं, इन्फेंसी टू डेथ की बात कर रहे हैं, हम मृत्यु की बात कर रहे हैं. ठीक, ये गर्भ से शुरू नहीं हो रहा, ये वूम टू टूम्ब नहीं है, जन्म से शुरू होता है. बच्चा पैदा हुआ, दादी नानी चाची जो भी आसपास हैं, जो भी लोग मिलने आ रहे हैं उससे बातें कर रहे हैं, अरे अरे कितना प्यारा है. अब उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सोशलाइजेशन वहीं से शुरू हो गया. तो इन्फेंसी से या जन्म से ही शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, और डेथ तक चलता है. आप नए नए समाज में, समाज बदलता रहता है समय के साथ, और आप नए नए नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखते जाते हैं. सही है कि नहीं है, ये बता दीजिए बस, है ना. बिल्कुल. तो इन्फेंसी से डेथ तक चलेगा, और अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजें आप सीखते रहते हैं. एक क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति जो है वो एक एक्टिव मेंबर कब बनेगा ग्रुप का, तो वो एडोलेसेंस है, यानी 12 से 18 वर्ष. और अगर हम कहें वो ग्रुप में जाना या शुरू कब करता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, तो वो होती है अर्ली चाइल्डहुड. तो दोनों चीजों में अंतर है, हालांकि हम आएंगे आगे समझेंगे. अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट, आखिरी प्रकार है, फिर हम कुछ और पढ़ेंगे. इमोशनल यानी संवेग, सामवेगिक विकास. एक व्यक्ति है रेथस, वो कहते हैं इमोशंस कलर आर लाइव्स, यानी जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, वो हमारे जीवन में रंग भरते हैं. मान लीजिए आप में कोई इमोशंस है ही नहीं, यानी इमोशन ही नहीं है, कोई सिंगल इमोशन नहीं है, आप एक रोबोट हो जाएंगे, है ना. चिट्टी में भी इमोशंस आ गए थे, तब जाके मजा आया था मूवी देखने में. अगर उसमें इमोशंस ही ना होते तो फिर तो मूवी ऐसी ही चलती रहती, बिल्कुल कलरलेस, है ना, क्या ही फर्क पड़ रहा था फिर. लेकिन संवेग जो है वो रंग भरते हैं जीवन में. अब आप देख रहे हैं बच्चा पहले दिन रो रहा है, बाद में नहीं रोएगा. ठीक है, तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है. हमारे अंदर इमोशंस हैं और उनका डेवलपमेंट, उनको बेहतर करना. रेथस के अनुसार ये बात हम कर चुके हैं. इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर ओन इमोशंस, यानी आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हैं कि नहीं, आप जागरूक हैं कि नहीं, आपको महसूस कैसा हो रहा है आपको यही नहीं पता, है ना. और मैनेज करना उनको जानते हैं कि नहीं. हर जगह तो आप नहीं रो सकते ना, तो ये क्या हुआ, या रो भी सकते हो तो चलो, रोना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप इमोशंस मैनेज करना सीख लेते हैं सिचुएशन में. यही इमोशनल डेवलपमेंट है, यही इमोशनल डेवलपमेंट है. इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे. एक नंबर में आता ही है, हमेशा आता है, संज्ञान और संवेग क्या है, इंटर रिलेटेड हैं. अगर एक लाइन में पढ़ना है तो उसको ऐसे याद रख लीजिएगा, अंतः संबंधित हैं, बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है इनका, अंतः संबंधित हैं. अगर मैं बात करूं किसकी, संज्ञान और संवेग की, ठीक है, कॉग्निशन और इमोशन की यदि मैं बात करूं, तो ये इनका जो रिलेशनशिप है वो बाय डायरेक्शनल है. ये वर्ड ध्यान रखिएगा, पेडागोजी वर्ड्स का खेल है, बहुत घुमाता है ना. बाय डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. यूनी डायरेक्शनल नहीं है, याद रखिएगा. यूनी का मतलब होता है सिंपल, सॉरी सिंगल, सिंगल नहीं है कि प्रभावित ही नहीं करते, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं. बाय मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. जो आपका दिमाग है, आपका संज्ञानात्मक विकास है, आपका सोचना समझना सीखना जानना, और आपके इमोशंस जो हैं, जो आप फील कर रहे हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. आपकी थिंकिंग भी प्रभावित होती है. यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कहा जाता है, तो आप बह जाते हैं. तो उस बहने के टाइम पे खुद को कंट्रोल करना. तो कॉग्निशन इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए. अच्छा, वॉटसन कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के कहीं से पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए. वॉटसन एक व्यक्ति हैं, वैसे तो व्यवहारवाद में आते हैं, बट सीटेट में व्यवहारवाद पढ़ने नहीं बैठना आपको, है ना. तो वॉटसन कहते हैं कि 3 इमोशंस जन्म से हैं हमारे अंदर, फॉल, FAL, ठीक, फियर, एंगर और लव, यानी भय जन्म से है. आप बच्चे को बहुत तेज उछालिए, पहले डरना महसूस करेगा. एंगर यानी क्रोध, वो भी जन्म से है, एंगर. लव, प्रेम, 2.5 आखर प्रेम का. पढ़ के पंडित आपको नहीं होना है, क्योंकि आपको 30 नंबर लाने हैं CDP में. इस टाइम पे थोड़ा सा साइड रख सकते हैं, ठीक है. तो अगर हम बात करें फियर, एंगर और लव, ये क्या है, ये 3 इमोशंस हैं जो बाय बर्थ हैं व्यक्ति में, ऐसा वॉटसन कह रहे हैं. 14 इंस्टिंक्ट और इमोशंस की थियरी दी है विलियम मैकडूगल ने. वो कहते हैं 14 इंस्टिंक्ट होते हैं जिनसे 14 इमोशंस जनरेट होते हैं. उसको आप छोड़ भी सकते हैं, सीटेट के लेवल का काम नहीं है, बट फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप जान सकते हैं ऐसे. तो ये फियर, एंगर, लव जन्म से होते हैं. कई बार क्या देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा. अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, इसमें लव क्या है, एक पॉजिटिव इमोशन है. इस बार बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा इमोशन है जो आपको सीखने में मदद करेगा. तो लव एक इमोशन हो सकता है, ड्राइविंग फोर्स है बहुत बड़ा, है ना. लोग IAS वाईएस बन जाते हैं प्यार व्यार के चक्कर में, ठीक. हालांकि एंगर में ही बनते हैं बहुत सारे लोग. तो लव
और क्या हो सकता है, प्राइड। प्राइड नेगेटिव वाला नहीं, घमंड वाला प्राइड नहीं, गर्व, जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं अगर आप किसी चीज को लेकर के। बोर्डम क्या हो गया, एक नेगेटिव इमोशन हो गया। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर में, अगर आप बोर्डम महसूस कर रहा है बच्चा तो भाई सीख नहीं पाएगा, क्योंकि इमोशन और कॉग्निशन जो सीखना है क्लासरूम में वो आपके इमोशन से भी तो प्रभावित होगा, आपको बच्चे के दिल से भी तो जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लव, प्राइड या और इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस जो आपको बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो सकता है, ये पॉजिटिव हैं। जो चीजें नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर, फियर, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव माने नहीं जाते, जरूरी होते हैं सभी तरह के इमोशंस, बट इनको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। चीजें तो इतनी है कि अगर डिस्कस किया जाए तो यही क्लास 8 घंटे की बन जाए, बट देखिएगा आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास का एक बार ये अंतर देख लीजिए, फिर हम चुपचाप से स्टेजेस पे आ जाएंगे। स्टेजेस से कई क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, मिनिमम 2। देखिएगा कौन है ये देखो, कुछ लोगों को ब्लॉक करने की इच्छा हो रही है मेरी, ऐसी फालतू फालतू बातें मत करो, हैं, मॉडलिंग कर लें हम यहाँ पे, पढ़ने में फोकस नहीं है। ये कौन फांसी फांसी चिल्ला रहा है, कैसी बातें करते हो यार, पढ़ लिया करो। इतनी मेहनत से आपको आइडिया भी नहीं है कि कितनी मेहनत लगती है। कुछ ही लोग शायद इस बात को समझ पाएंगे, काफी मेहनत लगती है ना। कोई भी टीचर जो भी कोशिश कर रहा है ना आपके साथ जुड़ने की, या कोई भी पढ़ाने आ रहा है, अगर सच में टीचर है तो वो मेहनत करता है बहुत। जितना आप पढ़ रहे होंगे शायद उससे ज्यादा मेहनत साथ में या उसके बराबर तो एटलीस्ट करनी ही पड़ रही होगी। तो ये जरूरी है कि उस चीज को रिस्पेक्ट करके हम फोकस करें, ठीक है। चलिए आते हैं, ये हंसी मजाक की बातें इसलिए होती है कि आप पढ़ते भी रहें साथ साथ और थोड़ा सा मूड भी फ्रेश रहे, इसलिए नहीं होती कि सिर्फ हंसी मजाक पे अटक जाएं। ग्रोथ और वृद्धि, जिसको हम कह रहे हैं, व्यापक होता है डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट को हम विकास कहेंगे, ठीक है, विकास कहेंगे। तो ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ है, तो जो भी कुछ ग्रोथ में है या मैच्योरिटी भी किसके अंदर आएगी, डेवलपमेंट के अंदर ही आएगी। तो दोनों इससे जुड़े हुए हैं। तो व्यापक है, ब्रॉड डोमेन है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, 4 प्रकार हैं। वहीं ये नैरो है, संकुचित है, इसमें सिर्फ शारीरिक पक्ष आते हैं, शरीर की लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, सेकंड पॉइंट है। और यहां पे क्या आएंगे, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी आएंगे, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस से जुड़ी हुई है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी आपके मेंटल, सोशल, इमोशंस, कॉग्निशन, इन सब से जुड़ी हुई है। 4 प्रकार हैं विकास के। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी हम ठीक से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये संकुचित है, नैरो है। लेकिन डेवलपमेंट का असेसमेंट होता है बहुत केसेस में, आप एग्जैक्टली नहीं माप सकते कि सामने वाले में विकास हुआ है, यानी समझ बेहतर हुई है, इमोशनली अच्छा हुआ है, तो कितने % हुआ है, तो आप आकलन करते हैं उसका। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं वृद्धि में, जबकि फंक्शनल चेंजेस आते हैं विकास में। क्लियर है बात या नहीं है, फटाफट से बता दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिएगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कोशिश कीजिए लाइव ही अटेंड करें सेशन, बाद में कई लोगों की मजबूरी होती है क्योंकि उनको जल्दी सोना होता है या चीजें, बट लाइव क्लास में एक एनर्जी बनी रहती है। विकास के चरण पे आते हैं। विकास के चरण अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 ही चरण हैं जो आपके काम के हैं। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। हर पेपर में क्वेश्चन इससे आते हैं, स्पेशली जो लोग पेपर 2 दे रहे हैं वो 12 से 18 वर्ष पे ज्यादा फोकस भी करें। कम से कम भी एक क्वेश्चन तो सिर्फ डायरेक्ट इसी से आ जाएगा कि अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या है, आप कहेंगे 2 से 6, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड का क्या है, आप कहेंगे 6 से 12। अच्छा, इसमें एक मध्यस्थ भी निकाल देते हैं, मिडिल चाइल्डहुड, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है या तो 6 से 11 या 6 से 8, बीच की कोई स्थिति निकाल लेनी है। इन दोनों के कोई फिक्स नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों ने मिडिल चाइल्डहुड को अलग अलग तरीके से कहा हुआ है, बट अगर पूछे तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, इन्फेंसी जन्म से 2, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 और एडोलेसेंस 12 से 18। इन सबको एक एक करके समझेंगे। एडोलेसेंस को अगर WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो 10 से 19 वर्ष तक की जो आयु है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। एक और चीज, इन्फेंसी से पहले भी एक स्टेज होती है जिसको प्रेगनेंसी पीरियड या कॉन्सेप्शन पीरियड आप कह सकते हैं, कि बच्चा गर्भ में होगा। प्री नेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं, सीटेट में बहुत ज्यादा नहीं आता इससे। इस अवस्था में बच्चा गर्भ में यानी माँ के पेट में ही होता है, और गर्भाधान का जो समय है वो 9 महीने है, जन्म से 9 महीने 10 दिन का समय लगभग होता है, 280 दिन या 38 से 40 सप्ताह। जन्म के समय जो नॉर्मल भार है वो 2.5 से 3 किलो होता है, बट ये सब आपके काम का नहीं है। और 25% यानी 1/4 बच्चे के मस्तिष्क का जो है वो साइज होता है जन्म के समय बॉडी के। अब आते हैं
सबसे पहले इन्फेंसी को पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इन्फेंसी क्या कहता है? जन्म से 2 वर्ष है, एक तो इसका जो काल है ये 0 to 2 ईयर्स, 0 डेज में नहीं है बट ईयर्स के टाइम में ये 0 ही रहेगा, क्योंकि जब तक 365 दिन नहीं होंगे हम इसको 0 ही कहेंगे। ज्ञानेंद्रिया यानी सेंसेस जो हैं, या तो बर्थ टू 2 ईयर्स लिख लीजिएगा या 0 to 2 ईयर्स। बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, जो भी उसकी आंखों से दिख रहा है, जो भी आपके हाथों से वो टच करेगा, जो भी जैसे भी आसपास की चीजें हैं उनको टच और फील करके वो सीखता है, अपने सेंसेस से दुनिया की समझ बनाता है। कोई चीज गर्म है तो हाथ हटा लेगा पीछे, ये हम प्याजे में भी पढ़ने वाले हैं। मोटर एक्शंस, गतिक क्रियाएं करके, ये प्याजे ने भी कहा है। सेंसिटिव पीरियड है, खतरा थोड़ा सा रहता है, हजार्डस कह सकते हैं, सेंसिटिव से भी ज्यादा आप हजार्डस पीरियड कह सकते हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं वो इसी स्टेज में होती हैं, लगभग 1 महीने तक जन्म के बाद, क्योंकि बच्चा गिर गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी खतरनाक है अपने आप में। फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है, यानी सभी प्रकार का विकास इन्फेंसी में तेज ही होता है। अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड में और तेज हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड। अब आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे, ये क्या है भाई? अर्ली चाइल्डहुड है पूर्व बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड से पहले। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांट दिया है, अर्ली और लेटर, तो इसको हम 2 से 6 वर्ष कहते हैं। 2 से 6 वर्ष का समय हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, लिखा भी हुआ है वहां। टॉय एज कहते हैं 3 से 6, ये पेपर में आया हुआ है। इसको टॉय एज को अगर आप अलग अलग लोगों की भाषा में पढ़ेंगे तो इसकी एज अलग अलग मिलेगी। कई लोग कहेंगे कि टॉय एज जन्म से 5 वर्ष होती है, कई जगह पे आपको जन्म से 2 वर्ष मिल जाएगा, और कई जगह पे आपको 2 से 6 या 3 से 6 मिल जाएगा। बट अगर आपको 1 नंबर लेना, ज्यादातर एग्जाम्स में अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, रीट वगैरह में भी ये पूछा जा चुका है, तो 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष के समय को टॉय एज कहते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप बात सीडीपी की करेंगे तो इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो खिलौना आयु यानी टॉय एज, प्ले एज भी इसी को कहते हैं। एरिक एरिक्सन भी यही कह रहे हैं कि ये क्या है? प्ले एज है, ठीक, प्ले एज है, एरिक एरिक्सन ये कह रहे हैं। एरिक्सन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है, कि भाई हमारा जो पहचान का संकट है कि मैं हूं कौन, वो आता कब है, अभी उस पर करेंगे बात। तो प्ले एज भी यही है, जब बच्चा प्ले वे में जाएगा। फर्स्ट क्लास में तो 6 वर्ष के बाद ही लेके जाएंगे ना उसको, 6 वर्ष पे, इतने तो वो प्ले स्कूल्स वगैरह में खेलता है, तो 2 से 6 वर्ष। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही है, यानी भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है, तो इसको सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, या क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, फास्टेस्ट पीरियड कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सेंसिटिव का मतलब है कि यहां पर सबसे तेजी से, संवेदनशीलता से भाषा का विकास हो सकता है। बच्चा बहुत तेजी से वर्ड्स को ग्रैस्प करता है एनवायरनमेंट से, भाषा को बहुत तेजी से सीखता है। अगर डोरेमोन देख रहा होगा तो डोरेमोन से सीख लेगा फटाफट से, फिर वो कहीं भी यूज करता रहेगा उसको, हर दिन नए शब्द सीखेगा, और आपको लगेगा यार ये बात इसने कहां से सीख ली। अगर आप आपस में भी कुछ बात करें तो वही बात रिपीट करेगा, फिर आपको लगेगा अगली बार से शैतान के सामने थोड़ा ध्यान से रहना है ना। तो ये क्या हुआ? ये सेंसिटिव पीरियड है, बच्चा बहुत सारे वर्ड्स पिक करता है अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम चॉम्स्की पढ़ेंगे। इमिटेटिव एज है, नकल करता है, बहुत हद तक सीखता है, चीजों को रिपीट करता है ना। फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्टेस्ट होता है आफ्टर बर्थ, यानी इन्फेंसी से भी ज्यादा तेज यहाँ पे बात हो रही है। सोशलाइजेशन भी बहुत तेजी से होगा, सामाजिकरण भी, लगभग हर तरह का विकास यहाँ तेजी से होता है। तो एक तो आपको याद रखना है ये लैंग्वेज के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही तीव्र गति से होने वाला पीरियड है, सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड है। टॉय एज तो है ही, प्ले एज भी इसको हम कहते हैं। अब आते हैं उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड पर। ये सारी बातें लेटर चाइल्डहुड के बारे में, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 से 12 वर्ष, प्याजे की माने तो ही 7 से 11 वर्ष, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह दिया प्याजे ने। नाम याद रखिएगा, प्याजे के अकॉर्डिंग इसी स्टेज को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। 7 से 11 वर्ष यानी यही टाइम पीरियड है, 1 साल ऊपर नीचे। अगर हम एरिक एरिक्सन की माने तो इसी टाइम को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहते हैं, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल एज, कॉम्पिटेंस उसके अंदर डेवलप होती है। स्कूल एज भी आप इसको कह सकते हैं, पहली बार वो फर्स्ट क्लास में जाएगा 6 साल का होने पे। लेटेंसी फ्रॉइड की भाषा में कहते हैं, सुषुप्ता अवस्था सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में, कि इस टाइम पे लिबिडो जो है वो शांत हो जाएगी, स्कूल की एक्टिविटीज में लग जाएगा। ठीक, तो ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये स्कूल एज है 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड जिसको गैंग एज भी कहते हैं, टोली अवस्था जिसको कहते हैं, बच्चा ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है। अब क्योंकि इससे पहले वो जाता तो है बट टेम्परेरी फ्रेंडशिप बनाता है। अगर आप देखेंगे 2 से 6 वर्ष में, अगर आप पूर्व बाल्यावस्था में देखेंगे, वो मान लीजिए आप उसको कहीं खाना खिलाने लगे तो 2 मिनट कोई बच्चा मिला, उससे बात कर ली, फिर अपने मम्मी पापा के साथ निकल गया, याद भी नहीं है कौन मिला था। लेकिन यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म जो फ्रेंडशिप्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, बच्चा ग्रुप में रहना शुरू कर देगा। तो ये गैंग एज है। क्या है ये? गैंग एज है।
बच्चा ग्रुप में रहना शुरू करेगा, गेम और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल एज तो है ही, पहली कक्षा में जाएगा इसी उम्र में। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बननी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं बचपन से कोई बच्चा है जो बचपन से साथ है, अगर ठीक कोई पूछ रहा है एज इज जस्ट अ नंबर। अभी ये कहने के लिए भी मुझे बहुत बड़ा होना पड़ेगा, अभी मैं छोटी हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट तेज हो जाता है। यानी बच्चे में कूदने की, उछलने की, चीजों को बेहतर तरीके से करने की, स्पोर्ट्स की, इन सब की क्षमता बेहतर हो जाती है। शरीर में आपको दिखेगा हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, शारीरिक विकास बहुत तेजी से नहीं हो रहा, लेकिन मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। इसके जस्ट बाद 12 साल के बाद आप देखते हैं बच्चा अचानक से खंबा बन गया, मतलब बहुत लंबा हो गया, या एकदम से उसकी हाइट वाइट बढ़ने लगी। लेकिन इस टाइम के दौरान फिजिकल डेवलपमेंट से ज्यादा उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट, गति का विकास जो है वो ज्यादा बेहतर आता है। सूडो मेच्योरिटी का काल है, मिथ्या परिपक्वता, यानी उसको लगता है, फेक मेच्योरिटी, उसको लगता है कि वो मेच्योर हो गया, बट हुआ नहीं, होता वो बच्चा ही है। ठीक है जी, क्लियर है। देखो शेम जो है वो नेगेटिव है, ऑफ कोर्स। अगर शेम की आप इमोशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चे को आप शेम का अनुभव ना कराएं हो सके तो, ठीक है जी, नेगेटिव है ऑफ कोर्स। तो अगर हम बात करते हैं, ये सारी बातें हम कर ही चुके हैं, अब और क्या ही बात करेंगे। तो ये सब बातें हैं, ये नोट्स फ्री हैं, किसी को पैसे मत दे देना इन नोट्स के लिए, मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। और अब आते हैं एडोलेसेंस पे। एडोलेसेंस क्या कहता है समझते हैं। एडोलेसेंस क्या कहता है ये समझने का प्रयास करते हैं। 10:30 बज गए, कई लोग तो नींद में बौरा गए होंगे अब तक। तो जिनको क्वेश्चन की बहुत ज्यादा इच्छा है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, 600 क्वेश्चन सिर्फ सीटेट के लिए करा चुकी हूं। एक बार आप प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, 20 क्लासेस हैं आपकी सीडीपी की। ऑनलाइन पेपर जिस तरह का हुआ है उस तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं, और 30 क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में, 20 सेशन है, 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं आना। देखिएगा, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, ये है 12 से 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है हमेशा। 12 से 18 वर्ष, WHO की मानेंगे तो 10 से 19 वर्ष हो जाएगा। एज पर WHO 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये भी कहीं मैंने देखा था, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए ये तो खैर मैं बहुत पहले से कराती हूँ, बट ये पूछ भी लिया है, ये मजे की बात है। ट्रांजिशनल पीरियड यानी परिवर्तन का काल, संक्रमण काल भी इसको कहते हैं, गोल्डन पीरियड, स्प्रिंग सीजन भी कह देते हैं, वसंत ऋतु। ट्रांजिशनल क्यों है ये? क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन होगा। इससे पहले क्या था? चाइल्डहुड था, लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, और इसके बाद क्या होगा? अडल्टहुड होगा, वयस्क बन जाएगा, अब उसको वोट का अधिकार हो जाएगा 21 साल का होते ही। तो अब वो बच्चे और बड़े के बीच में कहीं है, ट्रांजिशन में है, परिवर्तन में है। अभी ना वो बच्चा है ना वो बड़ा है, तो इसलिए वो कंफ्यूज भी है, उसको पता नहीं मेरी आइडेंटिटी क्या है। जरा सा कुछ बोलो घर में, कहते हैं अरे तुम तो बड़े हो गए, उतना भी नहीं पता, और फिर जरा सा कुछ और बोल दो तो कहेंगे अरे तुम तो बच्चे ही हो। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल भी इसको कहा है, तनाव, और क्योंकि एनर्जी बहुत होती है तो हम कह सकते हैं गोल्डन पीरियड है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यानी तनाव और तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल के अनुसार। तनाव एवं तूफान का मतलब क्या है? बहुत तेजी से रैपिड हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, हर तरह के चेंजेस का विस्फोट होता है। अगर हम देखें, परिवर्तनों का विस्फोट है, बहुत तेजी से हार्मोनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरह के चेंज बच्चे में आ रहे हैं, इसलिए आपको चिड़चिड़ा मिलेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, और भी बहुत सारी चीजें। ये वो टाइम है जब आप बच्चे से उसका दोस्त बनना शुरू कर दें, अदरवाइज वो अपनी दुनिया अलग बना लेगा और आपकी दुनिया अलग रह जाएगी, फिर वो आपकी सुनेगा भी नहीं। लीडरशिप स्किल्स की अगर हम बात करें तो लीडरशिप स्किल्स क्या है? आप देखते हैं कि बच्चे में उसको स्कूल का हेड बॉय, हेड गर्ल या कुछ एक ग्रुप में शामिल होना है ना। अगर लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है तो ये उसके लिए भी बेस्ट टाइम है कि वो नेतृत्व का कौशल उसके अंदर विकसित हो जाए। इमोशनल स्टेबिलिटी की, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, याद रखिएगा ये बहुत पूछता है, यानी सामवेगिक जो एक स्टेबिलिटी होती है। जैसे आज आपको कोई कहे अरे ये हो गया वो हो गया, अरे तुम्हारे एक्स ने शादी कर ली, हाँ ठीक है कर ली तो क्या करें, हैं कर लेनी चाहिए थी, उम्र जा रही थी, तो ये क्या हुआ? ये स्टेबिलिटी है इमोशनल। ठीक है ना, अगर आप 35 या 45 साल के हैं, उन लोगों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना, 25 साल में हो सकता है फर्क पड़े इस बात से। लेकिन यहां पे क्या है, अगर आप 12 से 18 वर्ष के होते, 12 से 18 वर्ष के अगर आप हैं, तो मक्खी भी अगर इधर से उधर जाए तो आपके इमोशंस को वो डिस्टर्ब कर जाती है। ठीक है ना, तो आपके इमोशंस को वो कर जाती है डिस्टर्ब। तो ये वो वाला टाइम है जब इमोशनली स्टेबल नहीं है बच्चा, 2 मिनट में गुस्सा आ जाएगा, 2 मिनट में खुश हो जाएगा, 2 मिनट में कुछ और हो जाएगा, तो वो क्या है? इमोशनली इनस्टेबल है, अस्थाई है उसके संवेग जो है। ठीक है ना।
अगर हम बात करें, देखो नींद खुल गई फिर से कई लोगों की, अगर हम बात करें तो ये क्या इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, लैक करता है, पेपर में दे देगा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, जबकि लैक करता है इमोशनल स्टेबिलिटी। अभी कहां से आ गई सरकार, है ना, अभी तो वो ब्रेकअप पैचअप दुनिया के किसी और दूसरे का भी होगा ब्रेकअप, उस पर भी रोलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, यहाँ पे तनाव और तूफान का काल है। दूसरी भाषा में कहें तो आइडेंटिटी क्राइसिस का काल है, जिसको एरिक एरिक्सन कहते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार इन्होंने एक थियरी दी है अपनी 8 स्टेजेस की, प्रॉपर लाइफ स्पैन थियरी बोलते हैं इसको, साइको सोशल डेवलपमेंट, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो जनरली पेपर में नहीं आता है बट इनडायरेक्टली पूछ लेता है, कोई कह रहा है हम लोग तो हमेशा जागे रहते हैं। तो पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी बच्चा ये ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन, हु एम आई, आखिर मैं हूं क्या और दुनिया में मैं करने क्या वाला हूं, मैं क्या करियर चूज करूंगा, कौन सा पार्टनर चूज करूंगा, मुझे कैसे जीवन बिताना है, मैं हूं कौन। ये सारी कहानी आइडेंटिटी का क्राइसिस है कि जो मेरे पिताजी ने मुझे सरनेम दिया है मैं वो हूं या मैं कुछ और हूं। और यही कहानी एरिक्सन के साथ चल रही थी, जिन्होंने इस नाम को दिया। इनका नाम है एरिक एरिक्सन। ध्यान से देखिएगा, नाम क्या है, एरिक एरिक्सन। मतलब ये खुद आइडेंटिटी क्राइसिस में थे एक तरह से, और इनको बाद में समझ आया कि यानी एरिक किसका बेटा हुआ, एरिक का ही सन है। तो नाम जो है इन्होंने खुद को ही दिया ये सरनेम एरिक एरिक्सन, यानी एरिक का ही बेटा है एरिक, है ना। इंटरेस्टिंग है ना। देखो तो एरिक एरिक्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने ये आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया। बहुत प्यारी थियरी है इनकी, मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है, कभी समय मिले तो देखिएगा, बट वो पुराना होगा, आज की डेट में तो हम बहुत बातें करके समझते हैं चीजों को। आइडेंटिटी क्राइसिस, या बैच में आ रहे हैं तो वहां समझ लेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट, आखिर मैं हूं क्या, मैं करियर क्या चूज करूंगा, मुझे कैसे जीवन जीना है ना। वोकेशनल एंजाइटी नाम की एक चीज होती है, वो होती है यहां पर वोकेशनल एंजाइटी, यानी व्यवसायिक दुश्चिंता कि मुझे करना क्या है लाइफ में, करियर काउंसलिंग लेने जा रहे हैं बच्चे, है ना, दुनिया भर की चीजें, कौन सी स्ट्रीम लूं, इसमें ही पहले तो कंफ्यूज रहता है, भैया साइंस लूं, ह्यूमैनिटीज लूं, कॉमर्स लूं, क्या करूं आखिर जीवन में, किस तरफ जाऊं। किसी ने कहा वो बन जाओ, फलाने हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, अंदर से चाहे रोते रहते हो, बच्चे ने कहा हाँ ठीक है ये बन जाता हूं, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेज रोल कंफ्यूजन, अगर आइडेंटिटी फॉर्म हो गई तो अच्छा है, नहीं तो रोल कंफ्यूजन में रहेगा। फिर आप देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे करियर चेंज करते रहते हैं। तो वोकेशनल एंजाइटी का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। हमारे पूरा गांव 8 बजे ही सो जाता है, मैं ही जिंदा हूँ, आदित्य कह रहे हैं। यार मैं समझ सकती हूँ, कोशिश करेंगे थोड़ा सा 7 बजे करीब रख लें मैराथन, है ना। 6 बजे तो पॉसिबल नहीं है, मैंने आज भी सोचा था बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हो सकता है कि कल 7 बजे मैराथन में लगा दूं और 9 बजे तक फ्री हो जाऊं, क्योंकि मेरा भी एक जीवन है जो बचा नहीं है, जिसमें मैं घूम सकूं, कहीं कुछ खा सकूं, कोई वीकेंड नाम की चीज हो जिसमें, है ना। देखना पड़ेगा। गुरमीत कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो भाई। देखिए तो समझते हैं फटाफट से। ब्रिज पीरियड यानी इसको पुल समय अवधि कह सकते हैं आप, ब्रिज कह सकते हैं, इसको अभी समझेंगे, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझा दूंगी। एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म होता है, उसको लगता है सब मुझे देख रहे हैं, मेरा हेयर स्टाइल कैसे बना हुआ। आजकल मेरा भाई है वो नया एडोलेसेंस में आया किशोरावस्था में, तो मम्मी कह रही थी पूरे दिन शीशे के सामने खड़ा रहता है। तो मैंने कहा अब इस एज में नहीं खड़ा होगा तो कब खड़ा होगा। और मेरे को कह रहा है कि मम्मी देखो मेरे को ऐसे ऐसे बोलती हैं, ये कहती हैं। तो मैंने कहा भाई कम बाल बना लिया करो, और मम्मी में परिवर्तन थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया इस उम्र में। तो हालांकि इतना भी कुछ नहीं है, बट वो हंसी मजाक की बातें हैं। तो ये क्या है, उसको लग रहा है सब मुझे देख रहे हैं। वो बाल एक बार में भी बन चुके थे, बट उसको लग रहा है सबका ध्यान मेरे ऊपर है। कपड़े पहन के जाने तो कौन से पहन के जाने हैं, आज मुझे शादी में जाना है अपनी वॉच दे दो, जैसे पूरी दुनिया उसी के ऊपर ध्यान लगा करके रखी हुई है। कोई 2 लोग शादी में बात कर रहे हो तो बच्चे को लगेगा, बच्चा नहीं है एडोलेसेंस में है, किशोरावस्था वाले व्यक्ति को लगेगा कि मेरे ही बारे में बात हो रही है, मेरी ही चीजों को देख करके जल रहे हैं, मेरी ही चीजों को देख करके खुश हो रहे हैं, वॉट एवर इट इज, ठीक है ना। तो ये हुआ एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, यानी किशोरावस्था अहम केंद्रित था। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु तो है ही भाई, इतने सारी एनर्जी होती है इस टाइम में आपके पास जिसकी हद नहीं है, ठीक। तो ये वाला समय या तो व्यक्ति को बनाएगा या बिगाड़ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड क्यों है, ये ब्रिज पीरियड क्यों है, इसको समझते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। अगर हम देखें तो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष का काल, 10 से 19 WHO के अनुसार किशोरावस्था एडोलेसियर से आया है ये बेसिकली जो वर्ड है, टू ग्रो टू मेच्योरिटी, जिसका मतलब होता है
अब मैं पता नहीं क्यों इतने डिटेल में जा रही हूँ, बट ठीक है, पढ़ लो यार, नुकसान नहीं होगा। एडोलेसिया से ये वर्ड आया जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मेच्योरिटी, टू ग्रो टू मेच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर आप बढ़ रहे हैं, अभी हुए नहीं है परिपक्व, ठीक है। तो ये एक बात है। इधर है अडल्टहुड, यानी 21 साल के बाद या 18 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आप अडल्ट कहला रहे हैं, वयस्क बन जाएंगे आप। और इससे पीछे क्या है, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, जिसमें हम पढ़ के आए कि 12 साल से पहले पहले तक, 6 से 12 वाला जो टाइम है वो चाइल्डहुड का टाइम है। तो अडोलेसेंस बीच में कहीं फंसा हुआ है बेचारा, इसीलिए आइडेंटिटी के क्राइसिस हैं, रोने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, 12 वर्ष से पहले पहले बच्चा था, अब 21 के बाद 19 के बाद उसको थोड़ा अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। बीच में अटका हुआ है कि यानी ब्रिज है ये, अपने आप में पुल है। किसके बीच का पुल है ये है एक ब्रिज चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का, इसीलिए इसको ब्रिज पीरियड एडोलेसेंस को कहते हैं। दूसरा नाम इसका ट्रांजिशनल यानी परिवर्तन का काल है, ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशन हो रहा है आपका एक बच्चे से एक अडल्ट में, तो इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी हम कहते हैं। क्लियर है बात या नहीं? क्लियर है या नहीं है बताओ एक बार, सबको क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैनली हॉल ने क्या कहा है इसको, तनाव एवं तूफान का काल है। एडोलेसेंट ईगो सेंटर्स मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें यार सीटेट लेवल का नहीं है, छोड़ देते हैं उस बात को। दो बेसिकली वो होते हैं आपके हॉर्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं। एक बिंज डिसऑर्डर होता है जिसको बुलीमिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाता है बच्चा और उगल देता है एडोलेसेंस में ही। और एक होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, बहुत कम खाती हैं लड़कियां क्योंकि उनको लगता है उनका जो वेट है वो बढ़ रहा है। ये दोनों जो डिसऑर्डर हैं वो भी एडोलेसेंस के ही डिसऑर्डर्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे भी क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, सीटेट हो, कोई और दुनिया का पेपर हो जहाँ पे टीचिंग की तैयारी हो रही हो। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण, ठीक है। ये क्या है, हेरिडिटी को हम कहते हैं कि ये नेचर का पार्ट है, यानी प्रकृति पोषण विवाद भी कह देते हैं। इस पे बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां भी होती हैं मनोवैज्ञानिकों के बीच, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के बीच, कि भाई नेचर ज्यादा जरूरी है या नर्चर ज्यादा जरूरी है। मनीष, एक और फालतू सवाल आपने किया और आप गए, है ना। आज आपको लग रहा है मैं मजाक के उतने मूड में हूं, कितनी सीरियस बातें चल रही हैं। हम यहाँ एरिक्सन डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी पढ़ाई की, दुनिया मनोविज्ञान में और बच्चों के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, सब पलट के रख दिया। और आप लगे हैं शादी कब करेंगे, हैं? मेरी शादी से दुनिया रुकी हुई है जैसे, हैं? चलो आओ फटाफट इधर आ जाओ, पढ़ लो, इतनी रात को लगे हुए हो। प्रकृति यानी नेचर, जिसको हेरिडिटी आनुवंशिकता कहते हैं। नेचर मतलब जो आपको मिल चुका है, आप इसको कह लीजिए नेचर से मिला है या आपके जीन से, जेनेटिक मेकअप से मिला है, जिसमें बदलाव संभव नहीं है, स्टैटिक है, ये स्थिर है, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी आंखों का रंग आपको आज काला मिला है, कल आप उसको कुछ और बना लें, ठीक है ना। तो स्थिर है, फिक्स्ड है एक तरह से अगर देखा जाए। बहुत रेयर चेंजेस आते हैं, वो भी जनरेशन बाय जनरेशन। नर्चर की अगर हम बात करें तो इसको पोषण कहते हैं, कि जो नर्चर, पोषण कहां से मिलेगा, खाना पीना माहौल जो भी है वो एनवायरमेंट से मिलेगा। तो नर्चर का मतलब एनवायरमेंट यानी वातावरण हो गया, ठीक है जी बात। वातावरण एक डायनामिक फैक्टर है, परिवर्तनशील है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर में जा सकते हैं, कल आप शहर में रहेंगे, परसों गांव में जा सकते हैं, और गांव से अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका से रूस, रूस से जहां चाहें घूम सकते हैं पूरी दुनिया, और फिर वापस से गांव आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डायनामिज्म है, परिवर्तन है। जैसे डेवलपमेंट भी क्या, एक चेंज की प्रोसेस है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट साक्षी और आपकी दोनों सहेलियां अर्चना और लक्ष्मी, है ना। पढ़ लो, अब आ जाओ, ऑल द बेस्ट। अरे आप लोग बढ़िया करके आओगे, इतनी मेहनत क्यों चल रही है तो। लेकिन अब आपके बस का अगर पढ़ना नहीं है टिक करके तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज अगर जो लोग पढ़ सकते हैं, ऑफकोर्स आप लोग पढ़ ही सकते हैं, तभी रुके हुए हैं, तो फिर उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। तो प्रकृति यानी हेरिडिटी यानी नेचर, इसमें परिवर्तन उतना संभव नहीं है, जेनेटिक है। वही पोषण की अगर हम बात करते हैं तो ये एनवायरमेंट यानी डायनामिक है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन आप आसानी से एनवायरमेंट में कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं नर्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी पोषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हेरिडिटी नहीं होगी तो एनवायरमेंट कितना भी अच्छा दे लीजिए, मान लीजिए एक बच्चे का बिल्कुल बुद्धि लब्धि एकदम इडियट वाली है, मतलब उसका जो है मानसिक विकास बिल्कुल रिटार्डेड है, तो एनवायरमेंट बहुत अच्छा देके भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। और अगर मान लीजिए हेरिडिटी बहुत अच्छी है और एनवायरमेंट एकदम खराब मिल गया, तो जिसको साइंटिस्ट बनना था वो चोर या टेररिस्ट भी बन सकता है। तो ये क्या हुआ, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हो गई, ठीक।
तो हम ये कहेंगे नेचर और नर्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। नेचर और नर्चर की डिबेट में आपको दोनों के साथ रहना है। कुछ पक्षों में नेचर ज्यादा प्रभावी हो जाता है, यानी हेरिडिटी, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपकी बालों का रंग, आपका बॉडी टाइप, आपकी हाइट, ये सब हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं। और आपका जो एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, ये एनवायरमेंट से, ट्रेनिंग है, वो एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होती है। तो डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट क्या है? वुडवर्थ कहते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण है विकास में, चाहे वो हेरिडिटी हो चाहे वो एनवायरमेंट हो, दोनों का गुणनफल है विकास। लेकिन याद रखिएगा गुणनफल है, एडिशन नहीं है, एडिटिव नहीं होते ये पेपर में पूछा जा चुका है और ये अलग अलग लेवल्स के तरीके से भी पूछा जाता है। एडिटिव नहीं होते, यानी योग नहीं हो सकता हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट नहीं होता, ये क्रॉस लगा लीजिएगा इस चीज पे। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट होगा, हेरिडिटी की गुणा होती है एनवायरमेंट के साथ, दोनों क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, और तब जाकर के विकास होगा। तो डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। अब इसमें ऐसा नहीं कि 50% रोल जो है हेरिडिटी का है, 50% एनवायरमेंट का है। अगर ऐसा होता तो फिर ये एडिटिव हो जाते, इनमें योग संभव था। फिर तो 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट बन गई चाय। ऐसा थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जटिल पारस्परिक क्रिया है। कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती है, कुछ में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ठीक है ना? अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो फिर एनवायरमेंट मैटर ज्यादा करेगा। अगर हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं तो आपका जो इंटेलिजेंस का स्तर है वो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होगा। हेरिडिटी क्या है? फिक्स्ड है, स्टैटिक है, स्थायी है। एनवायरमेंट डायनेमिक और चेंजेबल है, यानी परिवर्तनशील है। हेरिडिटी कैन बी बेस्ट व्यूड, हम हेरिडिटी को देख सकते हैं जो एक रेंज सेट करती है। हेरिडिटी एक बेस तैयार कर देती है, केवीएस में पूछा जा चुका है। क्या है? हेरिडिटी एक बेस तैयार कर देती है, डेवलपमेंट के लिए एक आधार प्रदान कर देती है। हेरिडिटी क्या है? अब हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। हेरिडिटी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देती है डेवलपमेंट के लिए, बीच में आप एनवायरमेंट की वजह से खेलते रहते हैं, है ना? तो एक लिमिट तय करने में या बेस देने का काम करती है हेरिडिटी। अगर आप हेरिडिटरी बिल्कुल ही ठीक स्थिति में नहीं है, मानसिक विकास आपका बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है, तो उस स्थिति में बहुत ही मुश्किल है कि आपको कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट देके गिफ्टेड बना दिया जाए, वो फिर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोगों का आईक्यू एवरेज होता है, तो इसलिए आप इसमें अपनी असफलताओं का जो ठीक रहा है वो खुद पे फोड़िएगा। ये मत कहिएगा हमें तो हेरिडिटी से अच्छी इंटेलिजेंस नहीं मिली थी। ज्यादातर दुनिया सिर्फ 2% लोग हैं जो जीनियस हैं और 2% लोग से भी कम हैं जो एकदम इडियट हैं, बाकी सब एवरेज में ही हैं। मोर देन 50% पॉपुलेशन एवरेज आईक्यू रखती है। आईक्यू पे आएंगे अभी। तो इज एक्चुअली शेप्ड बाय द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी जो हेरिडिटी है उसको सपोर्ट मिलती है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों काम करते हैं। बेसिकली सपोर्ट देखिएगा, जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट मिलता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उससे। ठीक है, ये वही बेसिक बात जो हम 4 बार रिपीट कर चुके हैं। यार आजकल मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी एग्जॉस्टेड हूं मैं। देखिएगा, अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पर। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखिएगा, नेक्स्ट वीकेंड शायद सैटरडे संडे आपकी ऑफलाइन क्लासेस मैं रख सकती हूँ, तो दिल्ली आने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है जी, मैंने सोचा था 2-2.5 घंटे ही रखे हैं आज की क्लास। अभी कितना समय हुआ है हमको? अभी तो 1.5 घंटा हुआ है। बहुत बड़ा श्रद्धा। चलिए अभी पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखिएगा, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक, फिर उसके बाद है हमारे पास, चलते हैं अभी तो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के लिए तैयार हो ना, मतलब रुक सकते हो ना रात को, सुबह कहीं जाना तो नहीं है, संडे है आज तो। देखिएगा, संडे रात को हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखिएगा, यानी विकास के सिद्धांत देखिएगा एक बार। विकास के सिद्धांत है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका हर हालत में ही आता है और लगभग हर एक एग्जाम में आता है। यस, पढ़ सकते हैं अभी तो। ईवीएस के नोट्स भी मिलेंगे। कल 7 बजे रख सकते हैं या तो सेशन, या फिर एक दिन रुक करके हर दिन मैराथन रख सकते हैं। चलो देख लेंगे वो, आप एक बार वीडियो चेक कर लेना, हो सकता है कल 7 बजे आपका एक मैराथन सेशन आपको मिल जाए। चलिए बहुत बढ़िया, अभी तो जगे हुए हैं आप। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, यानी विकास क्या है? एक यूनिवर्सल या ब्रॉड प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो इसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए कि इसको बेहतर तरीके से समझें, इसलिए कुछ रूल्स बना लो। जैसे ह्यूमन नेचर क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, तो समाज में क्या किया यार, तमीज से रहने के लिए कुछ रूल्स बना लो। तो रूल्स क्या हमें हेल्प कर देते हैं, ज्यादा भसड़ नहीं होती दिमाग में, हमें पता होता है ये फॉलो करना है, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो ये फॉलो कर लो, चुपचाप से बात खत्म। ठीक, तो इसी तरह से विकास के भी कुछ सिद्धांत बनाए गए कि इन सिद्धांतों पे विकास
काम करता है, क्योंकि विकास एक ब्रॉड प्रक्रिया है, बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ सिद्धांत डेवलप किए गए। सबसे पहली बात कि डेवलपमेंट क्या है, यूनिवर्सल है। यहां लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है यानी पूरी दुनिया में, चाहे आप एशिया में रहते हो, यानी आप भारत के बच्चे हैं, आप पाकिस्तान के बच्चे हैं, आप श्रीलंका के बच्चे हैं, या आप अमेरिका के बच्चे हैं, आप कजाकिस्तान के बच्चे हैं, आप रशिया के बच्चे हैं, आप कनाडा में रहने वाले एक बच्चे हैं, मतलब दुनिया के सारे बच्चों में विकास की जो प्रक्रिया है वो लगभग सेम तरीके से काम करती है। यानी विकास सार्वभौमिक है, एटलीस्ट जो स्टेजेस हैं। तो इन्फेंसी पूरी दुनिया के हर बच्चे के लिए एक जैसा ही रहेगा। चाइल्डहुड है तो सभी के लिए एक जैसा रहेगा, ऐसा तो नहीं है चाइल्डहुड में अगर रशिया का बच्चा है तो वो तो भाई ओलंपिक्स में चला जाता है और यहाँ बच्चे चल नहीं पाते, ऐसा नहीं होता ना। मतलब जा सकता है ट्रेनिंग वगैरह से, लेकिन इन्फेंसी मतलब सभी के लिए एक जैसा। जन्म से 2 वर्ष में यदि बच्चा सेंसस से सीखता है तो पूरी दुनिया के बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, है ना। बच्चा अगर चलने से पहले क्रॉल करना, घिसट के चलना सीखता है तो वो सारी दुनिया में यही पैटर्न फॉलो होता है। यानी विकास का जो पैटर्न है वो यूनिवर्सल है। ठीक, विकास का पैटर्न यूनिवर्सल है सभी के लिए, लेकिन रेट डिफरेंट है। याद रखिएगा, दर भिन्न है। 2 सेम एज के बच्चे भी अलग अलग तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, ये हमें पता है, सतत चलता है, लाइफ लॉन्ग, वूम टू टूम, ये हुआ पहला सिद्धांत, जीवन पर्यंत चलेगा। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल और ऑर्डरली, यानी क्रम में होता है। इन्फेंसी के बाद आपका चाइल्डहुड आएगा, उसमें भी पहले अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज जाकर के कहीं आएगी। एक क्रम है, एक सीक्वेंस है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, विकास की दर भिन्न होती है। याद रखिएगा, इसका जो पैटर्न है, जो विकास का पैटर्न है वो पूरी दुनिया में सभी के लिए सेम है, यूनिवर्सल है। जो पैटर्न है, जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो यूनिवर्सल है। सब जगह पे पैटर्न ऐसा ही फॉलो होता है कि पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर वो घिस घिस के, मतलब पहले चलना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा कहीं। ये क्या है, एक पैटर्न है जो सब जगह फॉलो होगा। बच्चा पहले एक सेंटेंस बोलने से पहले वो सिंगल शब्द बोलना शुरू करता है, उसके बाद वो 2 शब्दों को जोड़ के नया शब्द जोड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक पैटर्न है, सेम होगा, यूनिवर्सल है। लेकिन रेट सेम नहीं है। यानी पैटर्न तो सेम है सभी के लिए, विकास का जो पैटर्न है वो सेम है, लेकिन रेट इज डिफरेंट, दर जो है वो भिन्न है। अगर 2 सेम एज के बच्चे हैं, दोनों में सेम गति से विकास होगा जरूरी नहीं है। एक बच्चा है जो 9 महीने में खड़ा होना सीख गया था, दूसरा बच्चा है जिसको लगभग 1.25 साल या 1.5 साल लग गया। तो दर भिन्न है। किसी में कोई चीज तेजी से होती है, उसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही कारण होते हैं, किसी में वही चीज जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर है तो आप बता सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो रेट इज डिफरेंट, याद रखिएगा, ये बहुत इसमें कंफ्यूजन होती है। रेट डिफरेंट है, दर जो है वो भिन्न है, पेस जो है वो भिन्न है। भाषा बदल दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्टेजेस सेम है, पैटर्न सेम है, पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बड़े बड़े नंबर बचाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करता है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है विकास। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। पहले बच्चा जनरल एक्टिविटीज करता है, यानी हाथ पांव पूरे शरीर से रोएगा भी तो, या अगर किसी सामान को पकड़ना है, बॉल पकड़ाओगे ना, वो ऐसे पकड़ेगा पूरे हाथों का यूज करके, पूरी आर्म्स का यूज करके। बाद में तो आप ऐसे कैच कर लेते हैं। ये क्या हुआ, स्पेसिफिक एक्टिविटी। पहले पेन पूरे हाथ से पकड़ रहे थे, अभी आप सिर्फ एक फिंगर और थंब का यूज करके पकड़ लेते हैं, तो इसी को सामान्य से विशिष्ट कहेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास किसका गुणनफल है, आनुवांशिकता और वातावरण का। हम जो भी हैं, तीसरा फैक्टर ही नहीं है, या तो हमें एनवायरमेंट से मिला होगा या हेरिडिटी, या इन दोनों का इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता आपकी जो भी इंटेलिजेंस का स्तर है या तो एनवायरमेंट या तो हेरिडिटी, कोई और तीसरी चीज तो है नहीं, इन दोनों का ही प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होता है, यानी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारतवर्ष में एक कहावत जो है वो बहुत ही फेमस है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, यानी पुत्री के भी दिख ही जाते होंगे, बट ऐसे ही चलता है समाज, जनरली बदल जाएगा समय के साथ। तो ये क्या हुआ कि मतलब आप बच्चे को, इसका कुल मिला के अर्थ ये है कि आप बचपन में ही देख सकते हैं जो उसकी एक्टिविटीज है, उस आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विकास
ये इस तरह की स्थिति में या इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है तो उसको इधर भेज सकते हैं। या फिर ये भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चा बैठना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, या वॉकिंग पहले सीखेगा, उसके बाद वो जंपिंग सीखेगा, उसके बाद वो रनिंग सीखेगा। ये क्या है, एक अनुमान है, क्योंकि एक पैटर्न है ना, तो पैटर्न की वजह से हम क्या एक अनुमान लगा सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया चलती कैसे है। देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के जितने भी पक्ष हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। क्लियर है कि नहीं है ये बता दीजिए, फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। अच्छा, एक डायरेक्शन जो है प्रिंसिपल का, वो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है, रिवर्सेबल नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा पेपर में। और कोई कह रहा है ऊंट के बाल, अच्छा जो भी है यार, ठीक है ना, समझ लिया करो। हाँ एग्जैक्टली आदि, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है भाई, दिशा का सिद्धांत है, यानी विकास की एक दिशा होती है जिसको फॉलो करता है वो। इसमें दो सिद्धांत हैं दिशा में, एक है सेफेलोकॉर्डल यानी सिरोध पदोन्मुखी या लंबवत या लॉन्गिट्यूडिनल विकास, इसको हम कहते हैं। लॉन्गिट्यूड समझते हैं ना, लंबवत, जब आप गणित में पढ़ते होंगे एक लॉन्गिट्यूड होता होगा जिसको हम लंब बोलते थे ना, और ये एक बेस होता था, फिर हाइपोटेन्यूज होती थी, कर्ण जिसको बोलते थे। तो ये क्या है, लंबवत मतलब स्ट्रेट, टॉप टू डाउन, ठीक है ना, टॉप टू डाउनवर्ड्स चलेगा, हेड टू टो जाएगी, विकास की एक दिशा है जिसको हम सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब है खोपड़ी, कॉर्डल मतलब जो आप नीचे की तरफ जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो पहले बच्चा अपना सर संभालना यानी अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, और जन्म के समय भी आप देखते हैं सर का ही भार ज्यादा है, तो पहले सर विकसित होगा, फिर आप गर्दन संभालना सीखते हैं, फिर नीचे के पार्ट पे कंट्रोल आता है, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर जाकर के चलना सीखते हैं। तो हेड टू टो यानी सर से पैर की ओर, पैर के अंगूठे, टो का मतलब यहां हो गया सर से पैर की ओर विकास की दिशा जाती है, यानी मैं कहूं इसको टॉप टू डाउनवर्ड्स, लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत कह सकते हैं इसको हम, सेफेलोकॉर्डल, सेफेल यानी खोपड़ी से, ठीक, गर्दन संभाली, फिर धीरे धीरे टॉर्सो पे कंट्रोल आएगा। अब आते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, नियर टू फार यानी केंद्र से बाहर, पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब सेंटर, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमो डिस्टल, डिस्टल का मतलब है फार, तो नियर टू फार यानी समीप से दूर की ओर। समीप क्या है, आपका हार्ट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो सेंटर है आपकी बॉडी का वो समीप है, और उससे बाहर की ओर कंट्रोल आता है, आपके इन शोल्डर्स पर, या मैं कहूं इसके बाद आपकी आर्म्स पर कंट्रोल आता है, आर्म्स के बाद आपका हाथों पर कंट्रोल आता है, हाथों के बाद आपका उंगलियों पर कंट्रोल आता है। ये है नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर या सीमाओं की ओर, पेरिफेरी। इसी को आप ग्रॉस टू फाइन भी कह सकते हो, मतलब एग्जैक्टली नहीं, बट पेपर में जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन इसी से जोड़ के दे दिया जाता है कि बच्चा है, पहले वो पूरे हाथ से पेन उठाता था, अब वो 2 उंगलियों से उठा लेगा, तो ये क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, आपका हार्ट डेवलप होता है, आपका बॉडी का सेंटर डेवलप होता है, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। इसको ध्यान जरूर रखिएगा। सेफेल का मतलब ही है खोपड़ी, तो हेड टू टो तो यानी स्रोत पदोन्मुखी, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। अब आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इस पे भी कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लग नहीं रहा आज इंटेलिजेंस हम कर पाएंगे, कल थोड़ा जल्दी क्लास शुरू करेंगे, कम से कम भी 7 बजे से, और ताकि 10 बजे तक भी अगर लेनी हो तो 3 घंटे के करीब हम सेशन रख पाएं, क्योंकि अगर पूरा सिलेबस इतने डिटेल में समझना है तो समय लगेगा अच्छा खासा, है ना। देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं? क्या कोई भी 2 लोग बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं तो रॉबर्ट्स बन जाएंगे, है ना, चिट्टी बन जाएंगे फिर वो। ठीक है, चिट्टी भी एक जैसा नहीं रहा था, खैर बाद में, आज मैं चिट्टी की जान को आई हुई हूँ। ठीक, तो बेसिकली चिट्टी वो मूवी है ना, रोबो, याद अगर किसी ने ना देखी हो, कोई अलग यूनिवर्स में रहता हो तो ये क्या हुआ, रॉबर्ट्स बन जाएंगे अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होंगी। बोला जाता है वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता, यानी आप एक टी शर्ट लाइए, मान लीजिए एक
साइज की, मीडियम साइज की, क्या वो सबको फिट आ जाएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही मनुष्य भी हैं। आपने एक और चीज सुनी होगी जनरल कहावत में कि 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती हाथ की। इसका मतलब इनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अगर आप ट्विंस भी हैं, अगर आप दोनों एक साथ भी पैदा हुए हैं, अगर आप 2 भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, है ना, या 2 बहनें बहनें हैं, तो तब भी आपके अंदर अंतर पाए जाएंगे, आपके टेम्परामेंट में, आपके नजरिए में, आपके एटीट्यूड में, आपके एप्टीट्यूड में, बहुत सारी चीजों में। ठीक है ना? तो कोई भी 2 लोग, जैसे हमारा थंब इंप्रेशन एक नहीं होता, वैसे ही कोई भी 2 लोग पूरी तरह से एक नहीं होते। कुछ चीजें सेम होती हैं, कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। इसी से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। अदरवाइज हम कहते हैं भारत विभिन्नताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे मजा नहीं आएगा। सोचो एक और व्यक्ति है आपके ही जैसा, एकदम कोई रिलेशनशिप में नहीं आएगा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है, सब एक ही जैसे हैं, कोई मजा नहीं आता, कोई वैरायटी नहीं है, कोई रंग नहीं है ना। थोड़ा कुछ तो, आप दोस्त को कुछ बोल रहे हैं, वो आपको 2 टॉन्ट मारे, फिर तो जाके मजा आता है ना। एक व्यक्ति है जो आसानी से नाराज हो जाता है, दूसरा है जो आसानी से नाराज नहीं होता, तीसरा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, चौथा है जो फिलॉसफी में बहुत अच्छा है। तो इससे रंग भरते हैं नेचर में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? एकदम नेचुरल हैं, और ये सिर्फ हम में, ह्यूमंस में नहीं, जानवरों में भी पाए जाएंगे, पेड़ों में भी पाए जाएंगे, लगभग हर स्पीसीज में पाए जाते हैं। जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं, वहां पर पाई जाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आधार क्या है? किस किस वजह से हम अलग होते हैं? हमारे बुद्धि के स्तर में अलग होते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। अगर क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए सब एक जैसे होंगे नहीं, होने भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो अगर हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, बुद्धि की, तो उस केस में जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है, उसमें अलग अलग होते हैं। एकदम सेम आईक्यू नहीं होता सबका, थोड़ा थोड़ा अंतर कुछ ना कुछ होता रहेगा। बुद्धि का स्तर अलग होगा। इंटरेस्ट सबका, अगर आईक्यू भी सेम है फिर भी क्या होगा? इंटरेस्ट हो सकता है मुझे मनोविज्ञान में इंटरेस्ट आ रहा हो, आपको गणित में आ रहा हो, किसी तीसरे को म्यूजिक में आ रहा हो। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग होगा। किसी को स्पोर्ट्स में आ रहा हो, तो आपको बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानना है। वैल्यूज में, मूल्यों में, हो सकता है मेरे लिए झूठ बोलना बहुत बड़ी बात हो, किसी के लिए नहीं हो। तो ये क्या हुआ? मूल्यों का भी अंतर हो गया। तो सबके मूल्य या वैल्यूज अलग हैं। एप्टीट्यूड में, अभिक्षमता जिसको हम कहते हैं, एप्टीट्यूड क्या है? आपकी किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता, योर एबिलिटी टू एक्वायर अ स्किल। स्किल को एक्वायर करने की क्षमता, यानी आप टीचर बनना चाहते हैं बट आप समझा तो आप खुद को भी नहीं पा रहे हैं जीवन में, किसी और को तो जब समझाएं, है ना। तो ये क्या हुआ? नंबर बहुत अच्छे ले आते हैं, लेकिन तो आप में क्या नहीं हुआ? टीचिंग एप्टीट्यूड की कमी है। कुछ हद तक ट्रेनिंग वगैरह देके डेवलप किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आउट ऑफ द ब्लू अचानक से बिल्कुल नहीं था आप में कोई एप्टीट्यूड किसी चीज को करने का और आप करने लग गए। तो एप्टीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी स्किल को एक्वायर करने का एप्टीट्यूड, अगर हम देखें तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, कि आप देखना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे में क्या एप्टीट्यूड है, किस तरफ वो बेहतर करेगा। यदि उसको ट्रेनिंग वगैरह दिलाई जाए, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, यदि वो भाषा में अच्छा है तो उसको उस तरफ भेजें। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स अकेडमी में डालें। अगर वो म्यूजिक में अच्छा है तो उसको उस तरफ लेकर के जाएं। तो आपके अंदर किसी स्किल को एक्वायर करने की क्षमता। एटीट्यूड दूसरा एक वर्ड है जिसको हम अभिवृत्ति कह देते हैं। एटीट्यूड है आपका नजरिया कैसा है, आपके वैल्यूज कैसी हैं, आपका एटीट्यूड मतलब आपके आइडियाज, आपके बिलीफ्स, आपके वैल्यू, आपका सिस्टम, आपका परसेप्शन कैसा है, बेसिकली आपका नजरिया कैसा है, आप किस तरह से सोचते हैं, किन चीजों को मानते हैं, आपके आइडियाज, वैल्यूज, बिलीफ्स क्या हैं आपके, उस आधार पे एक व्यक्ति में हम कहते हैं इसका नेगेटिव एटीट्यूड है, इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। यानी ये क्या हुआ? वो उसके क्या आइडियाज हैं, उसका क्या बिलीफ सिस्टम है, वो कैसे देखता है चीजों को। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। सबकी पर्सनैलिटी भी अलग होती है, इसमें हेरिडेटरी फैक्टर्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। हालांकि पर्सनैलिटी एक डायनेमिक फैक्टर है, ठीक है ना। नमाज रहने दो, कल 7 बजे से चालू कीजिएगा। हाँ यार, क्योंकि मैंने भी आज खाना वाना खाया नहीं है प्रॉपर, देखिएगा। और थोड़ा सा एग्जॉशन चल रहा है पिछले, मुझे जितना याद आ रहा है 2 महीने में, कम से कम भी 2 महीने से संडे की शक्ल नहीं देखी है। देखिएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ही छुट्टी करेंगे। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। केवीएस पीआरटी की फीस कम करवा दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या है अनुराग, तो आप मेल डाल दीजिए, फ्री दिला देंगे। अगर बहुत ही एक्सट्रीम समस्या, आपको लगता है कि आप 1500 रुपये पे नहीं कर पाएंगे या 2000 रुपये, कितनी 2000 फीस है ना, अभी तो डिस्काउंट पे ही है 15 तारीख तक, क्योंकि 1500 का तो फॉर्म ही है और उसमें 10 टीचर पढ़ा रहे हैं अगर हम बैच की बात कर रहे हैं, और सभी अपने आप में एक्सपीरियंस लोग हैं। तो वो अपने आप में ही जिस फीस पे आपके सामने है बैच, क्योंकि पेडागोजी का बैच मैंने स्पेशली बोल भी दिया टीम को, मुश्किल से 800 से ऊपर नहीं रखेंगे उसको, जिनको सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है। और बट इसमें 10 टीचर्स इन्वॉल्व हैं, पूरा मटेरियल होगा, टेस्ट सीरीज वैसे दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी, बाद में ऑफलाइन चीजें भी होंगी, तो वो उनके एंड पे भी मैनेज करना ईजी नहीं होता कई बार, ठीक है ना। खैर देखिएगा, समझते हैं।
अगर हम बात, इसमें ईवीएस भी है क्योंकि जो ईवीएस वाले क्वेश्चन है साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसमें आ सकते हैं, तो वो भी आपका डाला गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, खैर बैच पे अलग से बात कर लेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की यदि हम बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विभिन्नताएं यानी व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं, सभी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक। और ये किस आधार पे होती है इनको अगर हम देखें, या तो इनहेरिटेड होती हैं, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दो ही तो चीजें हैं जो हमारी पूरी दुनिया को डिफाइन कर रहे हैं। हेरिडिटी यानी इनहेरिटेड, आपने इनहेरिट कर लिया, है ना, इनहेरिट कर लिया अपने पिताजी का टेम्परामेंट, बहुत ही गुस्से वाले, थोड़ा आपके अंदर भी वो नकचड़ापन है, तो ये क्या हुआ, टेम्परामेंट। या बहुत ही शांत रहने वाले, कई माँ बाप होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, उनके बच्चे भी, उनका भी टेम्परामेंट थोड़ा सा प्रभावित होता है उस चीज से। इसमें एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का रोल है। एस्टेट में भी ये काम आ सकता है, बिल्कुल आलोक, मतलब ऐसा थोड़ी टॉपिक चेंज हो जाएंगे, दुनिया से अलग हो जाएगा कुछ। हेलो मैम, आई एम इन बैंगलोर, कैन यू प्लीज टेल, मेरा सीटेट क्लियर करने के बाद मुझे यहाँ केटेट क्लियर के बाद रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी गवर्नमेंट के लिए। हो सकता है, डिपेंड करता है उनके रूल्स क्या है देती, जिस भी स्कूल में या जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर ऐसे रूल्स हैं तो सीखनी पड़ सकती है, अदरवाइज हो सकता है आपका इंग्लिश से काम चल जाए। सीटेट पेपर 2 की हम बात करें, मैंने क्लियर कर लिया और मेरे 49% थे, आई बिलोंग फ्रॉम एससी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें होगा रिलैक्सेशन। एक बार चेक कर लेना कि एक बार वो पूरा पढ़ लेना, मैंने सिलेबस शायद शेयर नहीं किया, आज कर दूंगी। और अगर रिलैक्सेशन एज में दिया होगा, मतलब उसमें परसेंटेज में एससी हिसाब से, जो कि होता है ज्यादातर जगह पे, बट इसमें मुझे कहीं दिखा नहीं था। तो टेम्परामेंटली यानी इनहेरिटेड की अगर हम बात करें तो आपका टेम्परामेंट जो स्वभाव है वो आपकी हेरिडिटी से प्रभावित हो सकता है। आपकी जो मानसिक क्षमता, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादातर हेरिडिटी से प्रभावित होती है। आपका आईक्यू, फिजिकल यानी जो आपका फिजिक है, आपकी शारीरिक बनावट है, आपके पिताजी थे 6 फीट के, मम्मी भी थी 5'11" की, आप हो गए 7 फीट के, ये क्या है, ये मैं मजाक कर रही हूँ, ये इनहेरिटेड है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब कुछ तो आ ही जाएगा ना इसमें। तो अगर हम बात करें तो ये हुआ इनहेरिटेड यानी फिजिक, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, कई लोग मोटे नहीं होते कितना भी खा लें, वो जेनेटिक्स ही उनके वैसे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें फिजिक आपकी, मेंटल और टेम्परामेंटल जो आपका स्वभाव है, ये सब इनहेरिटेड ज्यादा होते हैं। और एक्वायर्ड की अगर हम बात करें, अर्जित की अगर हम बात करें, जैसे मेरी और मेरी मदर की जो शक्ल है बिल्कुल एक जैसी है, मेरी नानी की शक्ल मदर से कुछ मिलती है, तो ये क्या हुआ, ये इनहेरिटेड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में तो दिखना, शेप, साइज, शक्ल सब आ जाता है ना, तो ये हुआ इनहेरिटेड वाला केस। इवन आवाज भी आप देखते हैं, आप भाई बहनों की मिक्स हो जाती है, मम्मी और बेटी की मिक्स हो जाती है, फोन उठा करके किसी को लगता है रिश्तेदार को, अरे आप हैं ये तो हमने समझा था बहन जी होंगी, देखिएगा, या भाभी जी होंगी। एक्वायर्ड यानी अर्जित की जब हम बात करें, जो हम एनवायरमेंट से उठाएंगे, इनहेरिटेड मतलब जो हेरिडिटी से मिली है। तो अगर हम एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें सोशल फैक्टर्स, जिस सोसाइटी, जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर हम आसपास का माहौल ही ऐसा है जहां गोली कट्टे बंदूक सब चलते हैं रोज, तो वहां अलग तरह का सोशल डेवलपमेंट होगा, है ना। और एक कल्चर ऐसा है, जो भी कल्चर है आपका, जो भी संस्कृति है, जो समय के साथ आप परिवर्तन देख रहे हैं, क्या पहनावा है, बहुत सारी चीजें, ये आपकी एनवायरमेंट से, कि एक व्यक्ति जो राजस्थान में रहता है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक कारण उसमें एक्वायर्ड ट्रेट्स भी होंगे जो कल्चर से या सोसाइटी से उठाए होंगे। भाषा हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आज तो पूरे घर वाले शादी में गए, लेकिन हम नहीं गए आपकी क्लास की वजह से। शालिनी बिल्कुल दिल खुश कर दिया आपने, मेरी मेहनत को सफल बना दिया, अदरवाइज मेरे पैर की मूछ अभी तक भी ठीक नहीं हुई है ना। लेकिन मुझे अभी आजकल मैं उस मोड में हूँ कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि थके हो, हाँ रहो थके हुए। मैं सोती हूँ तो आसपास नोट्स बिखरे हुए होते हैं, हाईलाइटर्स, पेन, लैपटॉप, आईपैड सब बिखरा हुआ होता है, मुझे बड़ा मजा आता है ना। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, इस चीज के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। सीखना और सिखाने की प्रक्रिया जिसमें आप हैं, टीचर बनने भी जा रहे हैं, इससे और प्योर और इससे बढ़िया चीज दुनिया में है नहीं, अगर देखेंगे आप तो। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। तो कल्चर यानी संस्कृति, ये भी आप एक्वायर करते हैं भाई, जहां जन्म हो गया वहीं, जैसे सोसाइटी में आप हो गए। अब मिर्जापुर के माहौल में होंगे तो वहां से जैसे बन जाएंगे, जरूरी नहीं सब वैसे ही बने, बट डाइवर्सिटी यानी ये एक्वायर्ड हो सकते हैं। एजुकेशनल क्या है, जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वो भी एनवायरमेंट से एक्वायर्ड है, हेरिडिटी के साथ थोड़ी पैदा हुई है। पिताजी गए थे सरकारी स्कूल में, आपको भेज रहे हैं कॉन्वेंट में, ठीक। तो एजुकेशनल भी एनवायरमेंट, और इमोशनली भी हम बहुत सारी चीजें एक्वायर कर लेते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, सेक्सुअल अब्यूज, कोई और अब्यूज, या फिर बहुत ही हेल्दी एनवायरमेंट अगर इमोशनली मिला है तो ये भी एक्वायर कर लिया बच्चे ने। तो ये एक्वायर्ड होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं, इनके दोनों के अंतर मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान में रखना जरूर है। अपना ध्यान भी दिया कीजिए। आयुष देंगे ध्यान, अभी 2 महीने जिम नहीं जा पाई हूँ, जाऊंगी अब। एक बार आप लोगों को निपटा दो, आई मीन निपटाने का मतलब सीटेट, और फिर केवीएस तैयार है, तो मतलब लग नहीं रहा है कि कहीं भी शांति है अभी, बट ठीक है मैनेज हो जाएगा, मतलब डोंट वरी। देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजाति में पाए जाते हैं,
कोई भी प्रजाति एक जैसी नहीं होती, सब में अंतर होते हैं। बंदर भी हैं अगर दो तो बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, अगर दिखते भी एक जैसे होंगे तब भी अंदर तो कोई ना कोई अंतर पाया जाएगा। उनमें किसी ना किसी स्तर पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सही बात है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वेरिएशंस क्या है, कॉमन है सभी स्पीसीज में। वेरिएशंस से या इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से रंग भरते हैं। जैसे प्रकृति क्या है, डाइवर्स बनती है, नहीं तो सब एक जैसे हो जाएंगे। वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन। यानी ये प्रकृति का नियम है कि हम में वेरिएबिलिटी है, और इस चीज को हम क्या करते हैं, हमें आपको बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको सराहना है, उनको बेहतर करना है। कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है तो उसको वैसा माहौल दीजिए। कोई बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा कर सकता है तो उसको वैसा माहौल दीजिए। कोई बच्चा है जो लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर सकता है उसको वैसा माहौल दीजिए। तो अपने मेथड में परिवर्तन बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग लाने हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फलाना बच्चा है गुप्ता जी का और शर्मा जी की बेटी है, तुम तो इतने नंबर लाते नहीं हो। हमने कहा सब एक जैसे बन जाओ, रोबोट्स बन जाओ, सब डिफरेंसेस हैं कैसे तुम में। जबकि हमें वो डिफरेंसेस को क्या करना था, एक्सेप्ट करना था, या उसको लेके खुश होना चाहिए था कि भाई मेरे 3 बच्चे तीनों अलग अलग तरह के कलाकार हैं, है ना। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। लेकिन नहीं, अगर आप खुश भी होंगे तो आपके रिश्तेदार आके कहेंगे अरे आपका फलाने वाला बेटा या बेटी तो अच्छा है, ये सेकंड वाला थोड़ा अजीब है, और ये थर्ड वाला तो कुछ और ही है। तो ये क्या स्थिति, कंपैरिजन हम शुरू कर देते हैं, जबकि हमें इस चीज को एम्ब्रेस करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास वैरायटी है, अदरवाइज बोर हो जाएंगे। नोट देखिएगा, इसमें एक नोट है कि नोट वो वाला नोट नहीं है कैश वाला, है ना, टिप्पणी है, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बच्चों में भी इंस्टिल करनी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आपको ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट करनी है उसकी, ना कि बच्चों को एक दूसरे पे हंसना है उनकी जाति या उनके धर्म या उनके शरीर या उनके रंग या उनकी रुचियों के आधार पर या उनके खाने या उनकी भाषा के आधार पर। आप बच्चों में विभेद नहीं करते, बल्कि उन चीजों को आप रिस्पेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। और बच्चे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग दिख सकते हैं, रंग में, हाइट में, वेट में, स्ट्रेंथ में, हेयर कलर में अंतर पाया जा सकता है। इंटेलिजेंट हो सकते हैं कुछ बच्चे, डल हो सकते हैं कुछ, डोमिनेंट और सबमिसिव हो सकते हैं कुछ, क्रिएटिव होंगे कुछ, नॉट सो क्रिएटिव होंगे कुछ, आउटगोइंग होंगे जिनको बाहर जाना पसंद होगा, कुछ विड्रॉन होंगे जिनको बाहर जाना उतना पसंद नहीं होगा। जैसे मैं अगर दिन में आधे घंटे भी बाहर ना निकलूं तो मुझे लगता है कि मैं जीवन क्यों जी रही हूं, है ना। मेरी कोशिश रहती है क्लास के बाद भी अगर मौका मिले तो आधे घंटे हवा खा लो, ठीक है ना, एक कॉफी ही पी लो, मिल लो किसी से अगर पॉसिबल है तो ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे हर दिन कहीं जाने की आवश्यकता होती है, मेरा रूटीन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो ये क्या हुआ, मतलब विड्रॉन नहीं हूं मैं। हो सकता है किसी को घर से निकलना अच्छा लगता ही ना हो, उसको लगे यार मेरे को तो अकेले एकांत में रहने दो, या आप दोनों भी हो सकते हैं अलग अलग समय पे। तो आप आउटगोइंग हो सकते हैं बहुत ज्यादा, किसी को पार्टी पसंद है, किसी को अकेले रहना पसंद है, एकांत पसंद है। द लिस्ट ऑफ वेरिएशंस कैन बी एंडलेस। तो अंतरों का जो है अंत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अंत नहीं है। बहुत तरह की व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्ति में हो सकती हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो टर्म्स आपके पूछे जाते हैं पेपर में। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है। यूनिफॉर्मिटी की हम बात करते हैं ना, यूनिफॉर्म समझते हैं आप, सब एक जैसा। अगर ऐसे यूनिफॉर्म के नाम पे स्कूल फेमस हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक स्कूल है, उसको मतलब लोग मजाक में बोलते हैं, खैर, हरी वर्दी गुंडागर्दी, कि वहां की जो यूनिफॉर्म है वो कैसी है, हरी है, ग्रीन है। कोई कॉन्वेंट स्कूल है और मान लीजिए किसी और स्कूल की यूनिफॉर्म है, वो एक ही जैसी होती है, तो व्हाइट शर्ट है, ब्लू कलर की पैंट है या स्कर्ट है, या कोई और, मतलब यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा। चाहे आप के घर में बहुत अधिक धन है, किसी भी जाति से हैं आप, किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, आपको फैशन में है नहीं है, बट यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसी है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ये हो जाता है कि मान लीजिए जिसके पास संसाधन ज्यादा है वो स्कूल में सज के आए, और एक बच्चा है जिसके पास, बेचारे के पास कपड़े भी ठीक से नहीं है, तो वो ना पहन के आए, तो अजीब सी स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए ये एक रूपता जरूरी होती है कि यूनिफॉर्म हम बना देते हैं। अभी तक तो हमारी कंट्री में एटलीस्ट हम ये फॉलो कर ही रहे हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, सिद्धार्थ साहू कह रहे हैं सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट के लिए क्या चांस है केवीएस में? 2 दिन बहुत पेनफुल गए हैं, नोटिफिकेशन देखकर क्या करूं समझ नहीं आता। सिद्धार्थ, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे, अगर मैं आपके दिल को खुश करने की बातें करना चाहूं तो कोई अंत नहीं है। मैं ट्विटर अभियान से लेके जो आप कहेंगे वो भी कर दूंगी, अगर आप कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप लॉजिकली पूछेंगे और सच में पूछेंगे जैसा सिस्टम है, तो मुझे लगता है होना नहीं है कुछ। अब ये जनरली मैं नेगेटिव बातें नहीं करती हूँ, बट थोड़ा सा अगर हम लॉजिक का प्रयोग करें यहाँ, तो 1 मिनट में हम देख सकते हैं। मैंने बताया आपको 2016 से 18 में वैकेंसी आई थी केवीएस की, और 2016 से 18 तक 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था, सीटेट नहीं हुआ था। ठीक, तो उस टाइम पे एक रीजन था कि उन्होंने अपियरिंग में अलाउ कर दिया। क्यों? क्योंकि सीटेट की गलती है कि 2 साल से नहीं निकाला। ठीक है ना। अभी स्थिति क्या, अब आप कहेंगे कि नहीं साल में 2 बार होता था सीटेट, अब 1 बार हो रहा है। अब वो कहें, अब केवीएस भी 4 साल में आई है वैकेंसी, इस चीज पे आप घेर नहीं सकते।
जो स्थिति है सरकार को घेरने वाली या संस्था को घेरने वाली, वो ये लॉजिक उतना नहीं बन पाता उनके अकॉर्डिंग। इसमें ये चीज हो सकती थी, मान लीजिए, क्योंकि जो आज सीटेट अपीयरिंग में है, ध्यान से समझिएगा, जो सीटेट अपीयरिंग में है तो ऐसा तो है नहीं उसकी एज निकल गई है। इसका मतलब वो तो अपनी पढ़ाई अपनी गति से कर रहा था, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोरोना से ना किसी और से। वो तो अभी अगर बीएड या डीएलएड में पढ़ ही रहा है या पढ़ ही रही है तो उसकी एज तो निकल नहीं रही, वो तो अपनी पेस पे पढ़ रहा है। अगर केवीएस वो पहले दे भी देते तो क्या ही हो जाता है ना। तो अब ये इनकी अपनी सेंसिटिविटी है कि ये लोग कर सकते थे अलाउ, जो कि कर देते तो कुछ बुरा नहीं हो जाता। बट अगेन इसमें बहुत ज्यादा बन नहीं पा रही बात, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे बहुत ज्यादा परेशान होके, या उनको तो लग रहा है आप तो अपने पेस पे चल रहे हैं, क्या हो गया अगले साल फिर दे देंगे, जरूरी थोड़ी 4 साल बाद ही आएगी। तो लेट्स सी क्या रहता है। मेरी तरफ से आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, बट मुझे पर्सनली इस बात में बहुत ज्यादा तर्क महसूस नहीं हो रहा कि इस चीज को लेकर के आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। अगर कोशिश कर भी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आधार ग्राउंड या रीजंस तो हर चीज के हैं, बट सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत रेयर हैं इस केस में, है ना। खैर ये अपने आप में निराशाजनक बात भी है, बट अब इसमें मैं कोई मीठी गोली देके क्या करूं आपको। देखिएगा फटाफट से, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हर चीज तो यहाँ मसला बन जाती है। बीएड वाला देख लो, अभी तक लटके हुए हैं, पता नहीं कब तक क्या होने वाला है। तो यूनिफॉर्म स्कूल में तो आवश्यक है, लेकिन आपकी टीचिंग मेथड में यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। यूनिफॉर्मिटी की टीचिंग टेक्निक आपकी डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, यानी जो सभी के लिए एक जैसा हो, और दूसरा होता है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन केवीएस की वैकेंसी आएगी 1-2 साल में, या फिर डीट प्लस बी की आएगी, या और भी जगह आपका ये सुपर टेट भी निकल सकता है। बट अभी इस पे निराश होने से बनेगी नहीं बात। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, इनको दोनों को ही हटा दीजिएगा, सबके लिए एक तरीका नहीं। इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखने के लिए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन यानी डिफरेंट बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं, आप अपने अनुदेशन में विभेदीकरण ला रहे हैं, अंतर ला रहे हैं। आपके मेथड में अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मेथड में परिवर्तन कर रहे हैं। इसी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है या नहीं है बात? बिल्कुल ठीक है ये बात। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यानी विभेदी अनुदेशन का पालन करना है, अपने टीचिंग टेक्निक में अंतर या बच्चों की रुचि के अनुसार चेंजेस लाते रहना है, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल, अलग अलग तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, तो सबको एक मेथड से, सबको एक डंडे से हाँकेंगे तो काम नहीं चलेगा। टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखने के लिए एक तो आपको एक रूप अनुदेशन नहीं देना है कि सबको एक जैसा यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं। डिफरेंशिएटेड यानी विभेदी अनुदेशन, यस ये देना है, ये पॉजिटिव है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको ग्रुप बनाना भी है बच्चों का तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करेंगे डिफरेंट एबिलिटीज के आधार पे। ग्रुपिंग अगर हो भी रही है तो होमोजीनियस होने की बजाय, एक होता है होमोजीनियस ग्रुप, एक रूप जिसको हम कहते हैं, होमोजीनियस मत बनाइए, यानी जिसकी सबकी एबिलिटी एक जैसी है। होमो का मतलब ही होता है सेम, तो बिल्कुल सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं जो सब 60% लाते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। ये मत करिए। अगर ग्रुपिंग करनी भी हो तो हिट्रोजेनस यानी विषम रूपी करिए, जहां पे डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हो, एक 60% वाला हो, एक 33% वाला हो, एक 90 वाला हो, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे होने चाहिए आपके एक ग्रुप में, उसको अच्छा माना जाएगा। सेम एबिलिटी वाली ग्रुपिंग से बचना है ना। पहले तो एबिलिटी ग्रुपिंग से ही बचना है और उसमें भी सेम एबिलिटी वाली तो बिल्कुल बचना है। अब आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हम करेंगे कल, हम 7 बजे तो हर हालत में शुरू कर ही देंगे। बस मुझे कहीं जाना ना हो कल, जो कि जाना नहीं ही होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कोई और बात हो तो बता दीजिए, है ना। हिंदी कंटेंट ज़्यादा ऐड हुआ है सेशन में, थैंक यू। हाँ गोविंद, ये नोट्स उस तरह से बनवाए थे, मतलब बनवाए क्या थे भाई, बनवाए कैसे बोल रही हूँ, तो पाप लगेगा मुझे एक्चुअली। ये नोट्स हंसी आ रही है मुझे। अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। एक लर्नर है हमारे, उन्होंने हमें ये क्लास देख करके कुछ एक नोट्स लिख करके भेज दिए। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि वो आ गया हमारे पास नोट्स, मैंने सोचा ठीक है यार, इसको टाइप करा देती हूँ और दे दूंगी, ईजी हो जाएगा थोड़ा मेरे लिए भी, क्योंकि अपना ही लर्नर होते हैं तो वो उसी तरह से लिख लेते हैं। अब मैंने वो टाइप करा दिए,
वो थे शायद 12 पेज या पता नहीं 14 पेज, फिर वो बने 26 पेज। जब मैं पढ़ने बैठी मेरे को लगा ये भी ऐड होना चाहिए, ये भी ऐड होना चाहिए, ये भी ऐड होना चाहिए, फिर वो 26 से 47 पेज बन गए। तो अब मैं ये बोलने की अधिकारी नहीं रही हूँ कि बनवा दिए थे, इसमें बहुत मेहनत गई है। तो मतलब कोशिश मैंने ये की थी, ये टाइप करा दिए थे कह सकते हो आप, कि इसमें बाइलिंगुअल सी स्थिति रहे और आप आसान भाषा में समझ पाएं। इसको प्योर इंग्लिश मीडियम में भी दे देंगे, उस पर काम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये नोट्स वाला ऐसा काम है, आप किसी से करा भी लो ना मज़ा नहीं आता, वो लैंग्वेज का टच ही नहीं आ पाता। मैम कुछ तैयारी नहीं हो पाया है, कुछ आगे मार्गदर्शन कीजिए। बीएड कर चुका हूँ मैंने, आपका पेड कोर्स भी ले रखा है, वीडियो देख नहीं पाता हूँ। अब कमर इसमें क्या करें, 2 बूंद जिंदगी की पिलाएं हैं। अगर देखोगे ही नहीं, दवाई खाओगे ही नहीं, फायदा कैसे होगा सरकार, है बताओ एक बार। तो इतना तो कर ही लो। दूसरा, अगर सीटेट की बात कर रहे हो, अगर नहीं देख पाए हो तो अब तो जितने यहाँ पे यूट्यूब पे मैराथॉन्स चल रहे हैं सिर्फ उनको देख लो। आज करियर रोल पे भी एक क्लास थी तो कुछ 1000 लोग वहां भी होंगे और मैं उनके कमेंट्स नहीं देख पाई हूँ, बट तो आई एम सो सॉरी। चलिए आज कमेंट तो मैंने वैसे भी बहुत कम लिए हैं। कल मिलेंगे 7 बजे, आप तैयार रहिएगा, है ना, और थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। कल हम अभिप्रेरणा करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि 7 से 9-10 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जब 12 बजते हैं तो बहुत ही वो वाली सिचुएशन हो जाती है कई लोगों के लिए। तो ये कहानी है, फिर हम इंटेलिजेंस करेंगे। काफ़ी कुछ है यार करने को, थोड़ा टाइम लग जाए बेशक, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी डेवलप हो, तब तो मैराथन का फायदा। नहीं तो 1 शॉट तो मैं पेपर से पहले कराऊंगी, वो फिर आप उस समय देख सकते हैं, ठीक है ना। केवीएस की फीस बता दो, बता तो दी। जो जनरल पेपर है उसकी 1500 है, जो कंबाइंड बैच है पीआरटी वाला उसमें 2000 है, अभी डिस्काउंट है 15 तारीख तक, और ये बढ़ी हुई थी ऑलरेडी फीस, फिर इस पर चर्चा करके और इसको कम कराया है, तब जाके ये फीस है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका पेडागोजी का एक स्पेशल बैच है जो कल से शुरू होगा सिर्फ केवीएस के लिए ही, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस 800 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, है ना। अब किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। मोटिवेशन किसी को पढ़ने की इच्छा हो रही है तो पढ़ भी सकते हैं। अब आपकी मोटिवेशन अगर बनी हुई है तो हमें कोई दिक्कत खास नहीं है। अब भूख लग के जा चुकी है। मैं कुछ कमेंट पढ़ लेती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी, इसके कई सेशन रहने वाले हैं, क्योंकि सीडीपी ही इतना बड़ा है, अगर इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ें तो इसी को समझने में टाइम लगेगा। अदरवाइज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की पेडागोजी एक दिन में निपटा देंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो इसमें भी कवर हो जाते हैं, और ईवीएस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो भी थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना। हाँ, एनईपी 2020 क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, जिनमें आएंगे ही। पिछली बार इतने भर के क्वेश्चन दिए, अब तो एनईपी आ चुकी है ना, वो तो सब जगह आ रहे हैं। अगर आप वाइस प्रिंसिपल से लेकर दुनिया के किसी एग्जाम में चले जाएंगे आज की डेट में, तो एनईपी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एनईपी से आप नहीं बच सकते हैं सरकार। मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, एक बार वो 2 क्लासेस अटेंड कर लीजिए एनईपी की। अब आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, विचार हो, ये नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, और जब क्लास देखेंगे तो और मजा आएगा। बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी जो हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, जो जरूरी है। आपके एग्जाम सेंट्रिक बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज तो जब मैं डेवलपमेंट की क्लास लेती हूँ पेडागोजी स्पेशल में, मुझे लगता है 15 क्लासेस तक चली जाती है एक चैप्टर की। तो वही एक बात है। मैराथन की क्लासेस चलेंगी अभी आपकी, जब तक ये सीडीपी कंप्लीट नहीं होता। इसमें 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। डिपेंड करता है, कल अगर हमने 3-4 घंटे खींच दिया तो फिर 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत एनर्जी है अभी, पढ़ाइए। कौन है ये व्यक्ति? हाँ, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।